दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। अध्याय 206 चाय की पत्तियां भेंट करना। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। ये शब्द सुनते ही सबको याद आया कि उनके और लूशुन के बीच हुए मुकाबले का नतीजा अभी तक घोषित नहीं हुआ था। सबकी निगाहें तुरंत एल्दतियान की ओर मुड़ गईं। आप जीतते हैं। एल्दतियान ने गहरी आह भरी। क्या पेंटिंग के निर्माता के खिलाफ मूल्यांकन प्रतियोगिता होगी? ये तो मजाक है। ये कहना हास्यास्पद होगा कि झांग जुबान हार गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल पेंटिंग को एक नाम देने से ही पेंटिंग का स्तर लगभग एक पूरे स्तर तक बढ़ गया। झांग लाओशी, ये रही आपकी मन को शांत करने वाली चाय। झांग जुबान की जीत को देखते हुए तियानगैंग ने चाय का प्याला उसे थमा दिया। प्याले के ऊपर अभी भी चाय की भाप मंडरा रही थी और उसकी सुगंध झांग जुबान की नाक को बुदबुदा रही थी। चाय पीने से पहले ही झांग जुबान को महज सुगंध से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ। चाय का प्याला लेने के बाद जब सभी को लगा कि वह युवक चाय पिएगा और उसकी सुगंध का आनंद लेगा, तभी उसने प्याला झुकाया और चाय फर्श पर गिर गई। हुआलाला! चाय की खुशबू तुरंत पूरे कमरे में फैल गई। झांग लाओशी, इतनी कीमती चाय को बर्बाद होते देख लियू लिंग, हुआंग यू और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। यह मन को शांत करने वाली चाय थी, एक ऐसी चाय जिसका सपना अनगिनत किसान देखते हैं, लेकिन वह उनकी पहुंच से बाहर ही रहती है। यहाँ तक कि सहायक गुरु शिक्षक हुआंग यू भी इसे पीने के योग्य नहीं थे। इसे इस तरह फेंक देना, बहुमूल्य संसाधनों की कितनी बर्बादी है। सभी लोग खेद व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। झांग जुबान, मेरे दादाजी ने तुम्हें सद्भावनावश इतनी कीमती चाय भेंट की थी, फिर भी तुमने उसे इस तरह फेंक दिया। इसका क्या मतलब है? तियान लॉन्ग अचानक खड़ा हो गया। उनके दादाजी ने अपने नौकर से झांग जुबान को चाय परोसने को कहा, लेकिन दूसरे पक्ष ने उनके सामने ही चाय फेंक दी। यह हेल्द तियान का घोर अपमान था। इसके अलावा तियान लॉन्ग भी इस चाय को पीने के योग्य नहीं था। फिर भी इस आदमी ने इसे यूं ही बर्बाद कर दिया। उसे यह बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं लगा। क्रोधित होकर, इस बात की परवाह किए बिना कि दूसरा पक्ष एक महान चित्रकार था या नहीं, उसने तुरंत उसे फटकार लगाई। दुर्भाग्यपूर्ण! दूसरे पक्ष की चीख को अनसुना करते हुए झांग जुबान ने अपने हाथ पीठ पीछे रखे और हॉल के बाहर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसका ध्यान कहीं दूर था। उसने आह भरी। दिखावा करना बंद करो। चाय तुमने ही तो गिराई है, फिर भी अब कह रहे हो कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या तुम सचमुच तियान कबीले को ऐसे लोग समझते हो जिन पर तुम इस तरह पैर रख सकते हो? तियान लॉन्ग भड़क उठा। चाय तो उसी ने परोसी थी, फिर भी अब कह रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? क्या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? बाकी सब लोग भी हैरान थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि झांग लाओशी क्या करने वाला है। लियू लिंग, जुआंग जियान और अन्य लोग असमंजस में एक दूसरे को घूर रहे थे। उच्च कोटि के शिक्षकों के रूप में उनके पास असाधारण विवेक क्षमता थी, जिससे वे अनेक मामलों को भलीभांति समझ पाते थे। फिर भी उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी विवेक क्षमता उनके समक्ष व्यर्थ थी। वे दूसरे पक्ष की चालबाजी, उसके विचारों या उसके इरादों को समझ नहीं पाए। वह एक रहस्य में लिपटा हुआ एक और रहस्य था। खासकर अब एल्दतियान को नाराज करने का जोखिम होने के बावजूद उसने चाय फर्श पर गिरा दी। वह क्या कर रहा था? अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें इस मामले में मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए। ठीक उसी समय जब सभी लोग होने वाली लड़ाई को लेकर आशंकित महसूस कर रहे थे, झांग जुबान ने मुड़कर एल्दतियान की ओर देखा। स्पिरिट कामिंग टी की पत्तियां बर्फीले पहाड़ की चोटी पर उगती हैं, जिससे इसमें शांतिदायक और स्फूर्तिदायक गुण आते हैं। इसके फूल खिलने के तुरंत बाद इसकी कटाई की जाती है। आमतौर पर जब इसे बनाया जाता है तो इससे 100 सांसों तक हृदय में शांति का अनुभव होना चाहिए, लेकिन इस कप से केवल 12 सांसों तक ही शांति बनी रही। इतनी उत्तम चाय की पत्तियों का प्रभाव इस स्तर तक कम हो जाना अगर दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो और क्या हो सकता है? तुम्हें कैसे पता चला कि चाय का एक कप केवल 12 सांसों तक ही हॉट ऑफ ट्रैंक्विल वाटर की स्थिति बनाए रख सकता है? एल्दतियान भी शुरू में झांग जुबान के कार्यों से क्रोधित थे, लेकिन उनके शब्दों को सुनकर वे स्तब्ध रह गए। मन को शांत करने वाली चाय का असर किताबों में साफ तौर पर 100 सांसों तक रहने का बताया गया था, लेकिन एल्दतियान चाहे जिस तरह से चाय बनाते, उसका असर सिर्फ 12 सांसों तक ही रहता था। पहले तो उन्हें लगा कि यह किताब में लिखी जानकारी की कमी है, लेकिन झांग लाओशी से यह बात सुनकर वे दंग रह गए। मुझे लगा था कि तुम चाय नहीं पीते। अगर आपने इसे पिया ही नहीं तो आपको मेरी चाय के असर के बारे में कैसे पता चल सकता था? चाय का सेट, चाय के प्याले और चायदानी मास्टर पॉट ऑफ वुकिंगजी द्वारा स्वयं निर्मित एमरल्ड रेडियंस सेट हैं। पानी थरी गार्डन्स प्लेटफॉर्म के गहरे कुएं से लिया गया था, जिसे 2 दिनों तक लगातार धूप में रखा गया और फिर 1 घंटे तक उबाला गया। चाय बनाने की विधि में आपने 7 हाथ स्कॉइलिंग हैंड्स का प्रयोग किया। इस चाय को बनाने के लिए आपने स्वयं को शुद्ध किया, 7 दिनों तक शाकाहारी भोजन किया और अपने मन को शांत जल के हृदय के स्तर तक समायोजित किया। आपने हर पहलू में पूर्णता का प्रयास किया, इस डर से कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। हालांकि दुर्भाग्यवश आपके द्वारा बनाई गई मन को शांत करने वाली चाय का प्रभाव पूरी तरह से नहीं हो पाया, बल्कि इसे असफल उत्पाद कहा जा सकता है।
झांग जुबान ने लापरवाही से इशारा किया। आप एल्दतियान दंग रह गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके हाथों में रखा चाय का कप मेज पर गिर गया। दूसरे पक्ष के शब्द बिल्कुल सही थे। चाय की पत्तियों को भिगोने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी वास्तव में थरी गार्डन्स प्लेटफॉर्म के गहरे कुएं से लिया गया था। चाय बनाने की विधि 7 हाथ स्कॉइलिंग हैंड्स थी और चाय के सेट के लिए एमरल्ड रेडियंस सेट का इस्तेमाल किया गया था। चाय बनाने से पहले उन्होंने स्वयं को शुद्ध किया और 1 सप्ताह तक मांस का सेवन नहीं किया। उसने इन सभी बातों को इस कदर गुप्त रखा था कि तियानलॉन को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। फिर भी झांग लाओशी को कैसे पता चला? और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, उन सभी के बारे में विस्तार से जानना। ऐसा कहा जाता था कि एक कुशल चाय बनाने वाला व्यक्ति केवल चाय को देखकर, सूंघकर और चखकर ही उसमें मौजूद खामियों और कमियों को पहचान सकता था। इसके बाद वह दूसरे व्यक्ति को निर्देश दे सकता था जिससे वह व्यक्ति अपने कौशल को निखार सके। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग लाओशी सिर्फ एक महान चित्रकार ही नहीं बल्कि एक महान चाय बनाने वाले भी थे? अगर ऐसा होता और अगर झांग लाओशी उसे कुछ सलाह देते तो क्या उसके लिए अपनी बाधा को पार करके और भी उच्च स्तर तक पहुंचना संभव हो सकता था? एल्दतियान कांप रहा था, वह घबराया हुआ था। जब वह इस मामले पर दूसरे पक्ष से सलाह लेने ही वाला था तभी उसने तियानलॉन को गुस्से में चिल्लाते हुए सुना, दादाजी द्वारा बनाई गई चाय को खराब बताने की हिम्मत कैसे करते हो? खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी सबक नहीं सिखाऊंगा? ये शब्द सुनकर एल्दतियान की भौहें तन गईं और वे लगभग बेहोश हो गए। चाय के मार्ग में वह एक गतिरोध पर पहुंच गया था और कई वर्षों से वह अपनी सीमाओं को पार करने के प्रयास में फंसा हुआ था। अब जिस तरह से दूसरे पक्ष ने उसकी मन को शांत करने वाली चाय में त्रुटियों को पहचान लिया था, अगर वह उसे कुछ सलाह दे तो शायद उसे कोई सफलता मिल जाए। लेकिन उस शरारती बच्चे के शब्दों ने उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दीं। इसके अलावा क्या आप चाय की कला में ग्रैंडमास्टर स्तर के व्यक्ति को सबक सिखाना चाहते हैं? तुम नीच और निर्दयी हो। अगर झांग लाओशी के प्रति आपके मन में पूर्वाग्रह न होता तो मैं उसके प्रति इतना पक्षपाती न होता। अगर मैं उसके प्रति इतना असभ्य न होता तो दूसरा पक्ष इतना नाराज न होता। धिक्कार है। जितना ज्यादा वह सोचता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। चुप रहो। अरे दादाजी! तियानलॉन को उम्मीद नहीं थी कि उसके दादाजी उस पर इस तरह चिल्लाएंगे। वह हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा रह गया। चले जाओ, यहाँ हमारे रास्ते में मत आओ। उन्हें विदा करते हुए एल्दतियान जल्दी से उठे और झांग जुबान के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर एक शिष्य की तरह गुरु से मिलते हुए श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। आदरपूर्वक स्वर में उन्होंने कहा, झांग लाओशी सही कह रहे हैं, मैंने जो चाय बनाई है वह वास्तव में असफल है। इसमें वे गुण नहीं है जो एक सच्ची मन को शांत करने वाली चाय में होने चाहिए। उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि दूसरे पक्ष की कही हर बात सच थी, इसलिए उसने शायद कोई समस्या देखी होगी। अगर वह इस समय उसकी राय को पूरी तरह से खारिज कर देता तो वह दूसरे पक्ष के गुस्से का शिकार हो जाता। ऐसा करने पर वह और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने का यह मौका गंवा देता। यह स्पिरिट कामिंग टी पीने से व्यक्ति 100 सांसों तक शांत जल के हृदय की अवस्था में रह सकता है। एल्दतियान के इस बात को स्वीकार करने पर भीड़ में हंगामा मच गया। सब लोग उस युवक को ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई राक्षस हो। विशेषकर हुआंग यू और बाइजुन के लिए वे उन्माद में अपने बाल नोच रहे थे। जब झांग लाओशी आए थे तब क्या वे चाय के मार्ग से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं थे? अब वह इतनी सारी बातों को कैसे समझ पा रहा था, यहाँ तक कि एल्दतियान को भी अपना रुख झुकाने और हार स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था। एक तरफ लूशुन और वांग चाओ तो पागलपन की कगार पर थे। क्या यह आदमी कचरा नहीं है? एक ही क्षण में 5वें स्तर की पेंटिंग बनाने में सक्षम ग्रैंडमास्टर होना, दूसरे ही क्षण में चाय के क्षेत्र में एल्दतियान को प्रभावित करने में सक्षम होना। ऐसा अविश्वसनीय कचरा कहाँ मिल सकता है? झांग लाओशी, मुझे आशा है कि आप मेरी गलतियों को बता सकेंगे ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं और इतनी कीमती चाय की पत्तियों को बर्बाद न करूं। स्पिरिट कामिंग टी के गुणों को पूरी तरह से उजागर करने में असमर्थ होने की बात स्वीकार करने के बाद एल्दतियान ने झांग जुबान की ओर आदरपूर्वक देखा। मैं तीनों गुरुओं के निमंत्रण पर आपके तियान निवास में अतिथि बनकर आया हूँ, लेकिन यहाँ तक कि मेरे आगमन के बाद से मेरा स्वागत केवल तिरस्कारपूर्ण तरीके से किया गया है। यहाँ तक कि मेरी क्षमताओं की परीक्षा भी ली गई है। ये सुनकर झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने बैठे बुजुर्ग की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि एक महान चित्रकार के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है? मैं एल्दतियान के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ झलक रहे थे। यदि दूसरा पक्ष महज एक साधारण रईस होता तो यह मामला कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन झांग जुबान एक महान चित्रकार थे और यह बहुत संभव था कि वे चाय विद्या में भी एक महान विद्वान हों। किसी ऐसे व्यक्ति को उचित सम्मान न देना एक बात थी, लेकिन उसकी परीक्षा लेना दूसरी बात थी। यह उनके प्रति स्पष्ट अवमानना थी। एक कुशल शिक्षक की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाना चाहिए और यही बात ग्रैंड मास्टर्स के बारे में भी कही जा सकती है। चाहे कोई भी पेशा हो, इस स्तर तक पहुंचने का अर्थ था कि व्यक्ति ने अनगिनत अन्य लोगों को पीछे छोड़ दिया था और उस क्षेत्र में महारत का एक अविश्वसनीय स्तर हासिल कर लिया था। प्रतिष्ठित राज्यों में भी उनका सम्मान किया जाता था। फिर भी एक मूर्खतापूर्ण क्षण में उसने, सच कहूं तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आपकी ईमानदारी को देखते हुए मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं। झांग जुबान ने उसे सरसरी नजर से देखा। लाल शराब का आनंद शराब के गिलास में ही लेना चाहिए। शराब के लिए भी तो बर्तन होते हैं, चाय के लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं। मन को शांत करने वाली चाय में शांतिदायक गुण होते हैं, लेकिन भले ही एमरल्ड रेडियंस सेट एक सम्मानित कुम्हार की अनमोल धरोहर है, फिर भी यह स्वभाव से गर्म है। चूंकि गर्मी से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, तो ऐसे में शांत कैसे रहा जा सकता है? यह मेरी पहली सलाह है। चाय का मार्ग शांति की कला है। स्वयं को शुद्ध करना और मांस से परहेज करना इस कला के प्रति सम्मान का प्रतीक है। लेकिन चूंकि यह शांति की कला है, तो क्या इसके लिए कोई बोझ होना चाहिए? इस शोर शराबे में आपका हृदय पहले से ही व्याकुल है, तो आप सबसे उत्तम मन को शांत करने वाली चाय कैसे बना सकते हैं? यह मेरी दूसरी सलाह है। आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। शायद इससे चाय के मार्ग में आपकी प्रगति में लाभ हो। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। अलविदा। झांग जुबान ने हाथ हिलाया और बाहर की ओर चल दी। झांग लाओशी, कृपया प्रतीक्षा करें।
इससे पहले कि झांग जुवान हॉल से बाहर निकल पाती, एल्दतियान तेजी से आगे बढ़े। झांग लाओशी, आपकी सलाह से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह मेरी कृतज्ञता का प्रतीक है। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। इसके बाद उन्होंने इशारा किया और एक नौकर उनके लिए एक डिब्बा लेकर आया। उसे धीरे से खोलते ही चाय की पत्तियों की मनमोहक सुगंध हवा में फैल गई। क्या ये मन को शांत करने वाली चाय की पत्तियां हैं? दी गई मात्रा को देखते हुए 2 ताइल, त्यानिक्सुआन साम्राज्य की संपूर्ण आबादी को भी ध्यान में रखें तो प्रतिवर्ष केवल 3 ताइल का उत्पादन होता है, लेकिन आप एक साथ 2 ताइल उपहार में देना चाहते हैं। उस सुगंध को सूंघते ही वहां मौजूद सभी लोगों की बाहें तन गईं। एल्दतियान के इस हावभाव से सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये वाकई एक बहुत बड़ा उपहार था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट शेनजुई को भी इसे पीने का ज्यादा मौका नहीं मिला। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि चाय की पत्तियां कितनी मूल्यवान थीं। फिर भी एल्दतियान ने एक ही बार में 2 ताइल चाय की पत्तियां भेंट कर दी, जो एक व्यक्ति के लिए 1 दर्जन से अधिक काश्तों में चाय बनाने के लिए पर्याप्त थीं। क्या ये सद्भावना का भाव कुछ ज्यादा ही उदार नहीं था? ऐसा लगता है कि भले ही झांग लाओशी की सलाह साधारण सी लग रही थी, लेकिन इसने तियान लाओशी को ज्ञान प्रदान किया है। अन्यथा उनके लिए उन्हें इतना उदार उपहार देना असंभव होता। हालांकि वे उनके इस हावभाव से चकित थे, लेकिन वे ये भी समझ गए थे कि उपहार मुफ्त में नहीं मिलता। एल्दतियान द्वारा दूसरे पक्ष को इतनी सारी चाय की पत्तियां देने का अर्थ ये था कि दूसरे पक्ष ने उनकी बनाई चाय में मौजूद मूलभूत त्रुटियों को उजागर किया था और एल्दतियान को उनके शब्दों से बहुत लाभ हुआ था। चाय पिए बिना ही महज एक नज़र से उन्होंने समस्या को पहचान लिया, जिसके परिणामस्वरूप एल्दतियान ने स्वेच्छा से दूसरे पक्ष को अपनी चाय की पत्तियां भेंट कर दी। झांग लाओशी के भीतर कितने रहस्य छिपे थे? क्या उनके बारे में अभी भी कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे नहीं जानते थे? अध्याय 207, अकादमी में वापसी, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। चाय की पत्तियां स्वीकार करने के बाद झांग जुबान बिना कुछ बोले वहां से चली गई। असल में उनका इस जन्मदिन की दावत में शामिल होने का कोई इरादा ही नहीं था। अगर हुआंग यू और बाइशुन का अनुरोध न होता और साथ ही तीनों गुरुओं से मिलकर विश की आभा के बारे में पूछने का मौका न होता तो उन्हें एल्दतियान की जरा भी परवाह न होती। अगर यह किसी का अंतिम संस्कार भी होता तो भी वह ऐसे किसी कार्यक्रम में कभी नहीं आता। भले ही उन्हें तीनों गुरुओं से इस विषय पर पूछने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनके रवैये को देखते हुए लगता है कि वे जल्द ही उनसे मिलने आएंगे। तब भी उनसे इस बारे में पूछना देर नहीं होगी। चूंकि ऐसी स्थिति थी, इसलिए झांग जुबान के वहां रहने का अब कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। झांग जुबान को एल्दतियान द्वारा बनाई गई चाय में खामियां कैसे दिखाई दी, इसका कारण सीधा सा था। जिस क्षण झांग जुबान ने हॉल में कदम रखा, उसी समय एल्दतियान चाय बना रहे थे। इस कारण पुस्तकालय ने स्वतः ही इस विषय पर एक पुस्तक तैयार कर ली और केवल पन्ने पलटने मात्र से ही झांग जुबान को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया। अगर वह व्यक्ति जानबूझकर उसे लूशुन के खिलाफ भड़काने और बाद वाले का पक्ष लेने की कोशिश न करता तो उसे इस बात की परवाह नहीं होती और वह दूसरे पक्ष को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करता। क्या तुम मुझे अपमानित करने के लिए लूशुन का इस्तेमाल करना चाहते हो? ये कैसा मजाक है? जो भी मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा, मैं उसे एक थप्पड़ से उड़ा दूंगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एल्दतियान हो या कोई और। कोई अपवाद नहीं है। महामहिम तियान, आप सभी लियूशी, जुआंगशी, झेंगशी, हम भी अब विदा ले रहे हैं। झांग जुबान को जाते देख हुआंग यू और बाइजुन भी तुरंत उसके पीछे पीछे चले गए। वे ही लोग झांग लाओशी को यहाँ लाए थे और मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें लगा कि उनका यहाँ रहना उचित नहीं है। उनके जाते ही कमरा एकदम शांत हो गया। दादाजी, ये तो मन को शांत करने वाली चाय है। आपने अचानक इतनी सारी चाय क्यों उपहार में दे दी? तियान लॉन को बहुत गुस्सा आया। भले ही उस सलाह से उनके दादाजी को मदद मिली हो, फिर भी उन्हें दूसरे पक्ष को इतना उदार उपहार देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने 2 ताइल चाय की पत्तियां चुनने और संसाधित करने के लिए किसी को नियुक्त करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सिर्फ पैसे से खरीद सके। यहाँ तक कि उनके दादाजी भी इसे आम मौकों पर पीना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, फिर भी किसी और को इस तरह उपहार में देना कितना अजीब था। इसके बारे में सोचते ही तियान लॉन का दिल दुखने लगा। बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। अपने पोते की ओर देखते हुए एल्दतियान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उनका पोता बुद्धिमान प्रतीत होता था और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें उस पर टिका रखी थीं, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि उसके चरित्र और उदारता में घोर कमी थी। एल्दतियान सही कह रहे हैं। 2 ताइल स्पिरिट कामिंग टी कुछ भी नहीं है। इस तथ्य को छोड़ दे कि उन्होंने तियान लाओशी को बहुमूल्य सलाह दी थी, तो झांग लाओशी द्वारा चित्र पर लिखे गए 2 शब्द ही मूल्यवान हैं, सम्राट शेनजुई ने कहा। जंगली हिरण, ये 2 सरल शब्द सचमुच एक अनमोल खजाना थे। इन्होंने 5वें स्तर की पहले से ही मूल्यवान पेंटिंग का मूल्य लगभग एक और स्तर बढ़ा दिया था। अगर वे उसे तियान निवास की सारी चाय की पत्तियां भी उपहार में दे देते तब भी उन्हें लाभ होता। इतना ही नहीं, इस तरह के नेक भाव से वे एक महान चित्रकार के प्रति अपने मन में मौजूद शत्रुता को कम कर सकते थे, शायद उससे दोस्ती भी कर सकते थे। झांग लाओशी की सलाह से मुझे बहुत लाभ हुआ है। तियान लॉन्ग और तियान गैंग, जन्मदिन की दावत की जिम्मेदारी मैं आप दोनों पर छोड़ता हूँ। मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं सीखी हुई बातों को आत्मसात कर सकूं। शायद उनके शब्दों से चाय बनाने की मेरी कला और भी निखर उठे। एल्दतियान ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गए। तो फिर हम तियान लाओशी पर और बोझ नहीं डालेंगे। लियूलिंग को पता था कि दूसरा पक्ष उन्हें जाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, इसलिए वह सम्राट शेनजुई और अन्य लोगों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। महामहिम, हमें अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए हम आपके साथ शाही महल में वापस नहीं लौटेंगे। तियान निवास से निकलते समय तीनों ने सम्राट शेनजुई को विदाई दी और जल्दी से वहां से चले गए। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे झांग लाओशी को ढूंढने जा रहे थे। वह सचमुच मनुष्यों में एक देवता हैं। झांग लाओशी से तीनों गुरुओं के भी प्रभावित होने पर सम्राट शेनजुई ने विस्मय से कहा। इसके बाद उन्होंने एक हिजड़े की ओर मुड़कर कहा, तैयारी करो, मैं भी कल शिक्षक मूल्यांकन देखना चाहता हूँ। जी महाराज, हिजड़े ने उत्तर दिया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। तीनों गुरुओं और सम्राट शेनजुई के तियान निवास से चले जाने के कुछ समय बाद लूशुन और वांगचाओ महल से बाहर निकले।
जैसे ही वे निवास की सीमा से बाहर निकले, उनकी आंखों में आक्रोश और आक्रोश की आग भड़क उठी। वह तो बस एक मामूली शिक्षक है, क्यों क्यों, धिक्कार है, धिक्कार है, लू शुन जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में इतनी गहरी नफरत थी कि उससे नदी भी काली हो सकती थी। उसने सोचा था कि एल्दतियान के लिए आयोजित भोज उसके लिए एक बड़ी सफलता का कारण बनेगा और वह सफलतापूर्वक लियूशी का शिष्य बन जाएगा। उसने सपने में भी ऐसे परिणाम की कल्पना नहीं की थी। जिस व्यक्ति को वह नीचा समझता था, उसने कई बार उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, जिससे वह इतना क्रोधित हो गया था कि उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। उसे जो तीव्र अपमान का एहसास हुआ, उसने उसे हिंसक उत्पात मचाने के लिए उकसाया। सम्राट के शिक्षक के पुत्र होने के नाते लू शुन ने बचपन से ही सुखमय जीवन व्यतीत किया था। हमेशा से वही दूसरों को अपमानित करता आया था। भला उसे इस तरह की हार का सामना कब करना पड़ा था। उस व्यक्ति ने अपना सारा समय और मेहनत चित्रकला और चाय की विधि का अध्ययन करने में लगा दी होगी, इसलिए ज्ञान प्रदान करने की उसकी क्षमता खराब ही होगी। कल शिक्षक मूल्यांकन में यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम उसे सबक सिखा सकते हो, वांग चाओ ने कहा। हालांकि झांग जुवान प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके लिए सभी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली होना असंभव था। यदि वह वास्तव में सभी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली भी होता तो भी मनुष्य के पास सीमित समय और ऊर्जा को देखते हुए उसे अपना अधिकांश समय चित्रकला और चाय की विधि पर शोध करने में व्यतीत करना पड़ता, जिससे उसकी शैक्षिक क्षमताओं की उपेक्षा हो जाती। दोनों शिक्षक के रूप में अपनी क्षमताओं को लेकर अभी भी काफी आश्वस्त थे, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि वे यहाँ झांग जुवान से हार जाएंगे। मुझे कल शिक्षक मूल्यांकन में जीतना ही होगा। उसकी बात सुनकर लू शुन ने सिर हिलाया। आज उसे काफी अपमान झेलना पड़ा था। अब वह दूसरे पक्ष से हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वांग चाओ, क्या तुम उस दवाखाने को नहीं जानते? मैं कुछ गोलियां खरीद कर आजमाना चाहता हूँ। अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए लू शुन ने अपने दोस्त की ओर मुड़कर देखा। कुछ गोलियां खरीदनी है, मतलब आप खरीदना चाहते हैं? ये याद आने पर वांग चाओ भयभीत हो गया। उसने झट से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं किया जा सकता। भले ही इससे थोड़े समय में साधना का स्तर बढ़ जाए, लेकिन इससे छात्र की नींव को नुकसान पहुंचेगा, जिससे भविष्य में उसके लिए प्रगति करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अब इसकी परवाह नहीं। मुझे कल जीतना ही होगा। अब मेरे लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं जीत जाता हूं और लियूशी का शिष्य बन जाता हूं तो मैं 10 साल के भीतर एक गुरु बन जाऊंगा। तब तक मैं उनके द्वारा झेले गए आघात को आसानी से ठीक कर सकता हूं। वास्तव में तब तक उन्हें विलासितापूर्ण जीवन देना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। दांत पीसते हुए लू शुन की आंखों में उन्मादी चमक थी। यह वांग चाओ हिचकिचाया। वांग चाओ अपने मित्र की प्रतिभा से भलीभांति परिचित था। वह आधिकारिक चित्रकार बनने से बस एक कदम दूर था और जैसे ही वह इस बाधा को पार कर लेता, वह गुरु शिक्षक की परीक्षा देने के योग्य हो जाता। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक के रूप में अर्जित अनुभव और गुरु शिक्षकों के अध्ययन को देखते हुए उसके लिए 10 वर्षों के भीतर गुरु शिक्षक बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार जब वह एक कुशल शिक्षक बन जाएगा तो इन छात्रों के नुकसान की भरपाई करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तब वह आसानी से उन्हें विलासितापूर्ण जीवन प्रदान कर सकता था और उनके आघात को ठीक करना बिल्कुल भी असंभव नहीं होता। ठीक है, हमारे पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है। सौभाग्य से हमने सम्राट शेनझुई से उधार लिए 3 मिलियन वापस नहीं किए हैं। इससे हमें 5 गोलियां खरीदने के लिए पर्याप्त धन मिल जाएगा। चलो अभी जाकर खरीदते हैं। मैं कल उन्हें हंगामा मचाने पर मजबूर करूंगा। मैं न केवल झांग जुवान पर विजय प्राप्त करूंगा, बल्कि सबको ये भी बता दूंगा कि होंगटियन अकादमी में मैं लू जुन अजय हूँ। अपनी आस्तीनें झटकते हुए लू जुन दहाड़ा। ठीक है, मैं अभी जाकर देख लेता हूँ। ये जानते हुए कि लू शुन ने अपना मन बना लिया था और उसे मनाना असंभव था, वांग चाओ ने सिर हिलाकर सहमति दी। लू शुन की बात में दम था। इस समय पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने राजमहल में यांगशी को नाराज कर दिया था, जिससे उनके लिए उनका शिष्य बनना लगभग असंभव हो गया था। तीनों गुरुओं की निगाहें झांग जुवान पर टिकी थीं। अगर वे दोनों हार जाते तो उनके लिए कोई मौका नहीं बचता। उनकी एकमात्र उम्मीद कल होने वाले शिक्षक मूल्यांकन पर टिकी थी। उन्हें सबको ये साबित करना था कि लू शुन होंगटियन अकादमी के असली स्टार शिक्षक थे, पूरे त्यानिक्सुआन साम्राज्य के नंबर 1 शिक्षक। और वह झांग जुवान बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वह तो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य भी नहीं था। अल्पिराम 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 अल्पिराम। क्या आप ये पेंटिंग एल्दतियान को देने वाले नहीं थे? इसके बजाय ये लियूशी को उपहार में क्यों मिली? इससे पहले कि झांग जुवान ज्यादा दूर जा पाता, हुआंग यू और बाइजुन उसके पास पहुंच गए। गाड़ी में बैठे झांग जुवान को अचानक वह बात याद आ गई और उसने पूछा। उस समय जब हुआंग यू और बाइशुन इमडेलिली कैनवास के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, झांग शुवान ने अचानक 5वें स्तर की पेंटिंग बनाई और दोनों ने तुरंत झांग शुवान की पेंटिंग खरीद ली। उस समय ऐसा लग रहा था कि वे उसकी पेंटिंग किसी और को उपहार में देने के लिए खरीद रहे थे, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि यह लियूशी की ओर से उपहार क्यों बन गई। और बाइशुन ने जो पेंटिंग खरीदी थी वह कहाँ गई? दरअसल मैंने इमडेलिली कैनवास इसलिए मांगा था ताकि मैं लियूशी को उनके गुरु के लिए उपहार तैयार करने में मदद कर सकूं। इसलिए स्वाभाविक है कि उन्होंने ही इसे उन्हें भेंट किया, हुआंग यू ने कहा। एक कनिष्ठ होने के नाते मुझे एल्दतियान को इतना कीमती उपहार देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भले ही मैं उनके जन्मदिन के भोज में शामिल हुआ था। हुआंग यू के शब्दों को सुनकर झांग जुवान तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। वास्तव में एक कनिष्ठ होने के नाते यदि वह एल्दतियान से मिलने जाती तो उसे केवल किसी प्रकार की कोई अनोखी वस्तु ही तैयार करनी होती। उसे इमडेलिली कैनवास जैसी कोई अनमोल वस्तु भेंट करने की आवश्यकता नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उसने ये काम लियूशी के स्थान पर किया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उपहार लियूशी के हाथों से ही एल्दतियान को दिया जाए। आपका क्या, जुआंगशी के शिष्य होने के नाते आपको उनकी जगह उपहार तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना? बाइशुन का जुआंगशी के साथ संबंध हुआंग यू और लियूशी के बीच के संबंध से भिन्न था। बाद वाला प्रशिक्षु था जबकि पहले वाला मात्र छात्र था। हालांकि दोनों के नाम एक जैसे लगते थे, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति और पहचान बिल्कुल अलग अलग स्तर पर थी। हुआंग यू को शायद लियूशी की जगह जन्मदिन का उपहार ढूंढना पड़े, लेकिन एक छात्र होने के नाते बाइशुन को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
दरअसल मैं बाईशुन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। दरअसल शियाओयू को इम्डेलिली कैनवास चाहिए था, इसलिए मैंने भी उसे मंगवा लिया। इस तरह मुझे उसके साथ रहने का एक बहाना मिल जाएगा। जहाँ तक मास्टर झांग से पेंटिंग खरीदने की बात है तो यह मेरे पिताजी के लिए है। उन्हें भी पेंटिंग का बहुत शौक है। झांग जुबान अवाक रह गई। पता चला कि यह व्यक्ति इम्डेलिली कैनवास का इस्तेमाल केवल हुआंग यू के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करना चाहता था। इस बात का ख्याल ही हास्यास्पद था। हालांकि उसका चुनाव गलत नहीं था। हुआंग यू से प्रतिस्पर्धा करके ही वह उससे हर दिन मिल सकता था। इस तरह उसके लिए उससे प्रेम निवेदन करना भी आसान हो जाता। बस इतना ही कि भले ही बाईशुन को हुआंग यू में दिलचस्पी थी, लेकिन हुआंग यू के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। संभवतः उस व्यक्ति का दिल टूटना तय था। बाईशुन जुआंगशी का मात्र एक शिष्य था। उसे एल्डर तियान को 5वें स्तर का चित्र भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देश के एक प्रतिष्ठित कुलीन होने के नाते उसके लिए कोई और उपयुक्त उपहार ढूंढना मुश्किल नहीं था। परिणामस्वरूप एल्डर तियान के पास केवल जंगली हिरण का चित्र ही था और दूसरा चित्र अभी भी बाईशुन के पास था। मास्टर झांग, मुझे लगा था कि आपको चाय के मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर आपने ये कैसे सीखा? कुछ देर बाद जब होंगटियन अकादमी नजर आने लगी तो हुआंग यू ने पूछे बिना नहीं रह सकी। उस व्यक्ति ने पहले ही इस विषय में अपनी अज्ञानता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दिखावा कर रहा था। फिर भी उसने तियान लॉन्ग और एल्डर तियान की चाय बनाने की विधि में गलतियां कैसे बता दी और यहाँ तक कि एल्डर तियान को पूरी तरह से प्रभावित भी कर दिया। ये सच है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। झांग जुबान ने सिर हिलाया। चाय बनाने की विधि से संबंधित कई पुस्तकें उनके दिमाग में थीं, लेकिन उन्हें अभी तक उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला था। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें इस विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब हुआंग यू और बाइजुन असमंजस में थे। अगर आपको विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल सकते हैं और अपने शब्दों से उन्हें कैसे अचंभित कर सकते हैं? क्या आपको इससे बेहतर झूठ नहीं करना चाहिए? मैंने कुछ समय पहले चाय के मार्ग पर लिखी कुछ किताबें यूं ही पलट कर देखी और उनके बारे में यूं ही बातें की। यह महज एक संयोग था कि मैंने उनका सही अनुमान लगा लिया। झांग जुबान ने सहजता से जवाब दिया। क्या आपने उनके बारे में खुलकर बात की? बाइशुन और हुआंग यू एक दूसरे को निसंकोच देखते रह गए। भाई, अगर तुम सच नहीं बताना चाहते तो सीधे सीधे कह दो। तुम्हारे इस बेतुके बहाने से कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा। क्या हम दोनों आपको मूर्ख लगते हैं? चूंकि हम अकादमी पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं आप दोनों को विदाई दे रहा हूं। हालांकि उन दोनों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन झांग जुबान ने उन्हें समझाने की जहमत नहीं उठाई। मुस्कुराते हुए झांग जुबान गाड़ी से उतर गया। वह अंततः होंगटियन अकादमी पहुंच गया था। कुछ दिनों की अनुपस्थिति के बाद वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि झाओया और अन्य लोगों ने कितनी प्रगति की है। अध्याय 208 स्याही स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। होंगटियन अकादमी लोगों से गुलजार थी। फ्रेशमैन टूर्नामेंट शुरू होने ही वाला था। अकादमी में 10,000 छात्रों ने दाखिला लिया था और आधे महीने की पढ़ाई के बाद उनके प्रशिक्षण के परिणामों की जांच करने का समय आ गया था। आपको क्या लगता है कि इस बार टूर्नामेंट में पहला स्थान कौन हासिल करेगा? मुझे अब भी लगता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। नामांकन के तुरंत बाद उसकी साधना शक्ति फाइटर 2 दान तक पहुंच गई। तब से 1 महीना बीत चुका है, इसलिए अब तक वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाना चाहिए था। नए छात्रों की प्रतियोगिता सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं करती। वैसे भी भले ही वह दाखिला लेने से पहले ताकतवर रहा हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह अब भी ताकतवर होगा। मैंने सुना है कि लू लाओशी के कुछ नए छात्र जो शिक्षक मूल्यांकन में भाग लेने वाले थे, वे सभी फाइटर 2 दान तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वे उनके सीधे शिष्य नहीं थे। ये कहना मुश्किल होगा कि क्या वह उन्हें हरा पाएगा। लेकिन वो लड़का भी लू लाओशी का शिष्य है ना? लगता है कि अगर पहला स्थान वो लड़का नहीं भी पाता है तो लू लाओशी के मार्गदर्शन में ही किसी को मिलना चाहिए। बिल्कुल, प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 500 में से कम 300 लू लाओशी के मार्गदर्शन में आए हैं। भले ही वे प्रथम स्थान प्राप्त करना न चाहें, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो पहले उनके बराबर आ सके। वैसे आपको क्या लगता है कि शिक्षक मूल्यांकन में कौन जीतेगा? झांग जुबान लाओशी या लू लाओशी? जीत? क्या तुम मूर्ख हो? क्या ये सवाल पूछने की भी जरूरत है? झांग जुबान लाओशी किस तरह से लू लाओशी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं? भले ही शिक्षा ब्यूरो ने जानबूझकर उन्हें दबाया हो, जिससे उनके शिक्षक योग्यता परीक्षा के परिणाम गलत दिखाए गए हों, पिछले साल उनका प्रदर्शन भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। जी हाँ, देखो, सच कहूँ तो मैंने सुना है कि उस आदमी ने जानबूझकर लू लाओशी को उकसाया ताकि वह खुद प्रसिद्धि हासिल कर सके। अपने शिष्य की साधना को बेकाबू करने के बाद भी वह लू लाओशी को गुरु शिष्य मूल्यांकन के लिए चुनौती देने की हिम्मत करता है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि किसी की चमड़ी इतनी मोटी कैसे हो सकती है। अल्पविराम, मैंने जो खबर सुनी है वह आपकी खबर से बिल्कुल अलग है। मैंने सुना है कि झांग जुबान लाओशी एक कुलीन व्यक्ति हैं और पिक्स्यू स्तर तक पहुंच चुके हैं। अकादमी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी और सारे अपमान स्वयं सहन कर लिए थे। मैंने भी यही सुना है। अफवाहें हैं कि उनके शिष्य को जन्मजात सीलबंद मेरिडियन की समस्या थी और उन्होंने जानबूझकर अपने शिष्य की साधना को बेकाबू कर दिया ताकि वह अपनी सीमाओं को पार कर सके। वह व्यक्ति झाओ यानफेंग है। मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। झांग लाओशी ने न केवल उसकी समस्या का समाधान किया, बल्कि उसकी साधना में भी उन्नति दिलाई। अभी वह द्वितीय श्रेणी का योद्धा है। झांग लाओशी का आभारी होकर वह एक बार फिर उनके मार्गदर्शन में साधना करना चाहता था। इस घटना से लू लाओशी क्रोधित हो गए और उन्होंने झांग लाओशी को गुरु शिष्य मूल्यांकन के लिए चुनौती दे दी। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। मुझे ये जानकारी मेरे एक परिचित मित्र से मिली है। अल्पविराम, वहाँ तरह तरह की चर्चाएं और सिद्धांत प्रचलित थे। कुछ का कहना था कि झांग जुबान ने अपनी क्षमता से अधिक ही आंका, जबकि अन्य का कहना था कि उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समय सच्चाई का पता लगाना मुश्किल था। याओहान द्वारा जानबूझकर शिक्षा ब्यूरो की खबर फैलाने के कारण अब अकादमी में लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते थे। हालांकि अधिकांश छात्र अब भी इस बात पर विश्वास करने में हिचकिचा रहे थे। आखिरकार अकादमी में लूशुन की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी।
भले ही झांग जुवान ने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने के दुख से खुद को मुक्त कर लिया था, लेकिन इतने कम समय में छात्रों के दिलों में एक मजबूत छवि स्थापित करना उनके लिए कठिन था। हालांकि झांग हुआन को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी कल होने वाला शिक्षक मूल्यांकन ही सब कुछ तय करेगा। इस मामले में समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर होगा कि वह अपने छात्रों की योग्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे। कुछ ही देर में वह अपनी कक्षा में पहुंच गया। झांग लाओशी, झाओया और बाकी सभी लोग वहां मौजूद थे। उनमें से हर एक में जोश था और उनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। इतना खराब भी नहीं। अपने छात्रों की स्थिति देखकर झांग जुवान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। चाहे वो झाओया हो, झेंगयांग हो, वांगयांग हो, लियांग हो या युआनताओ, उन सभी में काफ़ी सुधार हुआ था। वे आधे महीने पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग थे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जिन छात्रों ने केवल पाठों को सुना था, वांगताओ, वांगयान और झाओ यानफेंग, उन्होंने भी काफ़ी सुधार किया था। हालांकि झांग जुवान ने ज्यादा पाठ नहीं पढ़ाए, फिर भी उनके व्याख्यान का हर शब्द साधना के सार की ओर सीधा इशारा करता था। उनके मार्गदर्शन में सीखने से उन्हें साधना को एक विषय के रूप में और अधिक समझने में मदद मिली, और स्वाभाविक रूप से इससे उन्हें अपनी साधना को तेजी से बढ़ाने में सहायता मिली। वह क्या है? उनकी प्रशंसा करने के बाद जब झांग जुवान एक एक करके उनसे मिलने ही वाली थी, तभी अचानक उसकी नज़र कमरे के कोने में किसी चीज़ पर पड़ी। वहाँ किनारे पर कुछ बर्तन रखे थे और उनके अंदर की सामग्री बिल्कुल काली थी। व्याकुल होकर झांग जुवान ने उनसे पूछा। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने इससे पहले कक्षा में ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी थी। झांग लाओशी, ये स्याही है। वांगयांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, स्याही। झांग जुवान हैरान था। कक्षा में स्याही की बोतल क्यों होगी? उन्होंने जो सिखाया वह संस्कृति नहीं बल्कि संवर्धन था। उन्हें या छात्रों को सुंदर स्याही चित्र बनाने या सुरुचिपूर्ण सुलेख लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कक्षा में इन वस्तुओं के होने का कोई कारण नहीं था। उनका सवाल सुनकर कई छात्र सहज चुप्पी में डूब गए। क्या गड़बड़ है? क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? युआनताओ, बोलो। सभी के चेहरों पर अजीबोगरीब भाव देखकर झांग जुवान की बाहें तन गईं। मैं युआनताओ को उम्मीद नहीं थी कि झांग लाओशी उसे ही चुनेगा और उसका चेहरा तुरंत ऐसे सिकुड़ गया जैसे उसने करेला खा लिया हो। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, बात ऐसी है, झाओ या शियाओजी के शुद्धहीन शरीर के जागृत होने के कारण वह और भी सुंदर हो गई है, इसलिए कई छात्र उससे प्रेम करना चाहते हैं। अदालत। तभी झांग जुवान को शुद्धहीन शरीर के जागृत होने से झाओया के रूप में आए बदलाव का एहसास हुआ। चाहे उसकी शक्ल हो या स्वभाव, वह पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। पहले की दबंग मालकिन की तुलना में अब वह एक शालीन युवती बन गई थी। रूप रंग के मामले में वह शेन बीरू से भी श्रेष्ठ थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अन्य छात्र उसकी प्रशंसा करने लगे और उससे संपर्क साधने लगे। तो अगर कोई उसे ढूंढने आता है तो स्याही का क्या उद्देश्य है? झांग जुबान और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। अगर झाओया और भी खूबसूरत हो जाती और दूसरे मर्द उसे परेशान करने आते तो भी उन्हें भगा देना ही काफ़ी होता। अकादमी में उनके हद से ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा उनके छात्रों की ताकत में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। अगर कोई झाओया को परेशान करने की कोशिश करता तो उसे शायद मुंह फुलाकर लौटना पड़ता। झेंगयांग, लियुयांग और युआनताओ किसी भी तरह से ऐसे लोग नहीं थे जो दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देते। उनके लिए यह असंभव था कि वे चुपचाप देखते रहें जब दूसरे झाओया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हों। हमने सभी छात्रों को भगा दिया है, लेकिन युआनताओ ने अजीब सी हंसी हंसते हुए अपना सिर खुजाया। लेकिन हाल ही में 3 विकृत बूढ़े आदमी कक्षा के आसपास मंडरा रहे थे। उनकी हरकतों को देखकर लगता है कि हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने उन पर डालने के लिए स्याही तैयार की। अफवाह है कि स्याही वासना को नष्ट कर देती है और इस स्याही के छींटे पड़ने के बाद वे तीनों विकृत बूढ़े आदमी यहाँ मंडराने की हिम्मत नहीं करेंगे। विकृत बूढ़े आदमी? झांग जुबान हैरान रह गया। क्या आपको यकीन है कि वे अकादमी के शिक्षक नहीं हैं? मुझे पूरा यकीन है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं स्कूल के सभी शिक्षकों को जानता हूँ, लेकिन उनके जैसे दिखने वाले शिक्षक तो कोई है ही नहीं। उनके घूरते चेहरों को देखकर ही मुझे यकीन हो गया है कि वे कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। इस बार बोलने वाला झेंगयांग था। पिछले कुछ दिनों से मैं उन्हें कोने में छिपकर झाओया और वांगयांग की ओर इशारा करते हुए उनके बारे में बातें करते हुए देख रहा हूँ। कभी कभी तो वे मुस्कुराते हुए सिर भी हिलाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। झाओया और वांगयांग की ओर इशारा करते हुए उनके बारे में चर्चा करना। अकादमी में ऐसे बेशर्म लोग कब से आ गए? अपने छात्र के लहजे में निहित आत्मविश्वास से झांग जुबान को नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बूढ़े पुरुषों का 16-17 साल की लड़कियों को ताक झांक करना और उनके बारे में बातें करना वाकई कामुक हरकतें थीं। ठीक है, झांग जुबान भी उनकी इस राय से सहमत था कि बूढ़े लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और उसने सिर हिलाया। आप सभी को सावधान रहना चाहिए। झाओया और वांगयांग, अगले कुछ दिनों तक अकेले बाहर मत जाना। अगर आप उन तीनों बूढ़े लोगों से दोबारा मिलें तो बेझिझक स्याही से उन्हें छींटे मार देना। अकादमी में प्रवेश पाने के कारण संभवतः उनकी प्रतिष्ठा अच्छी थी। सार्वजनिक रूप से युवा लड़कियों का पीछा करना उनके लिए पहले से ही शर्मनाक था, और अगर उन पर स्याही फेंकी जाती तो शायद उन्हें अपने कृत्यों की गंभीरता समझ में आ जाती और वे स्वयं ही वहां से चले जाते। बेशक वह अगले 2 दिनों तक अकादमी में ही रहने की कोशिश करेगा। अगर बूढ़े लोग फिर से हड़ताल पर चले गए तो उन्हें खुद सबक सिखाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। झांग लाओशी की जय हो। मैंने पहले ही कहा है कि झांग लाओशी एक समझदार व्यक्ति हैं और वे इसके लिए हमें दोष नहीं देंगे। झांग जुबान द्वारा उनके कार्यों को मंजूरी देने की बात सुनकर छात्र खुशी से झूम उठे। हम ठीक है, चलिए काम की बात करते हैं। युआनताओ, पहले मेरे पीछे आओ, मैं देख लूंगा कि तुम्हारी साधना कैसी चल रही है। शिक्षक मूल्यांकन कल था, इसलिए झांग जुबान को आज ही अपने छात्रों की वर्तमान क्षमता का स्पष्ट आकलन करना आवश्यक था। साथ ही वह उन्हें कुछ निर्देश भी दे सकता था। शायद इससे लूज उनके छात्रों के साथ द्वंद्व युद्ध से पहले उनके प्रदर्शन में थोड़ा और सुधार हो सके। भले ही यह मामूली सुधार ही क्यों न हो, ये लड़ाई में निर्णायक कारक साबित हो सकता है।
दोनों विभाजित कमरे में दाखिल हुए और युआन ताओ ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद झांग जुबान ने इशारा करते हुए कहा, मुझे अपनी युद्ध तकनीक दिखाओ। हाँ, युआन ताओ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसकी मुट्ठी जोर से निकली जिससे हवा में गर्जना हुई। उसकी मुट्ठी की ताकत अद्भुत थी। हालांकि उसकी साधना में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ था, फिर भी वह फाइटर एक दानजुक्सी स्तर के मध्यवर्ती चरण में था। उसकी ताकत आश्चर्यजनक थी। उसके एक मुक्के से ध्वनि विस्फोट हुआ था। ये ताकत, झांग जुबान हैरान रह गई। मुक्कों से ध्वनि विस्फोट उत्पन्न करने की उसकी क्षमता से पता चलता था कि उसकी ताकत और रक्षात्मक क्षमता आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि फाइटर 3 दानजेंग की स्तर के साधकों को भी उस शक्ति के मुक्के को सहन करना मुश्किल हो सकता था। सम्राट के वंश से यही उम्मीद थी। भले ही इसका केवल 10% ही जागृत हुआ है, फिर भी यह शक्ति और रक्षा में अविश्वसनीय वृद्धि करने में सक्षम है। इन अद्वितीय संविधानों की भव्यता वास्तव में असाधारण थी, जो उनकी विशाल प्रतिष्ठा के अनुरूप थी। हालांकि युआन ताओ की साधना का स्तर उनके 5 शिष्यों में सबसे कम था, फिर भी उनकी आक्रमण और रक्षात्मक क्षमताएं बेहद भयावह थीं। तुम्हारी साधना अभी भी पर्याप्त अच्छी नहीं है। जब भी तुम साधना करते हो और आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करते हो, तो तुम्हारा ध्यान आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण पर ही अधिक केंद्रित रहता है, जिसके कारण तुम अपनी शारीरिक स्थिति को उसके अनुरूप नहीं ढाल पाते। मैं तुम्हें अब एक साधना विधि सिखाऊंगा। यदि तुम इसका पालन करोगे तो आज ही जुक्सी स्तर की उन्नत अवस्था तक पहुंचना तुम्हारे लिए कठिन नहीं होना चाहिए, झांग जुबान ने एक नज़र डालते हुए कहा। दूसरे पक्ष द्वारा अपने मुक्केबाजी अभ्यास को पूरा करने के बाद झांग जुबान के दिमाग में युआन ताओ पर एक नई किताब का निर्माण हुआ। उस किताब को पढ़ने के बाद झांग जुबान को युआन ताओ की साधना में मौजूद समस्याओं और खामियों का स्पष्ट अंदाजा हो गया। हाँ, युआन ताओ ने जल्दी से सिर हिलाया और साधना विधि को याद करने में जुट गया। उसे पूरी विधि याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ठीक है, झाओया को बुलाओ। युआन ताओ को निर्देश देने के बाद कि उसे क्या करना चाहिए, झांग जुबान ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। कुछ ही देर में झाओया अंदर आ गई। शुद्ध यिन शरीर वास्तव में अद्भुत था। जागृत होने पर झाओया ने एक ऐसी परी का आभास कराया जो ऊपरी लोकों से उतरकर नश्वर संसार में आई हो। इतना ही नहीं, झाओया मूल रूप से एक खूबसूरत युवती थी। उसकी शारीरिक बनावट में आए बदलावों के कारण उसकी हर हरकत में अवर्णनीय सुंदरता झलकती थी। उसके रूप और स्वभाव को देखते हुए उसके मुकाबले में खड़ा कोई भी पुरुष छात्र उसकी मुस्कान देखकर तुरंत अपनी हार स्वीकार कर लेगा। आसमान वाकई अन्यायपूर्ण था। झाओया की बाहरी बनावट को देखते हुए अगर उसका प्रतिद्वंदी पुरुष होता तो शायद वह उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी न करता। मुझे अपनी युद्ध तकनीक दिखाओ। हाँ, झाओया ने सिर हिलाया, मुट्ठी भींची और एक जोरदार मुक्का मारा। ओह, पूरे कमरे में हवा की आवाज गूंज रही थी। आपका मजबूत पक्ष। पुस्तकालय में एक किताब मिलने के बाद झांग जुबान ने उसे खोला और उस पर एक नज़र डाली। अगले ही पल उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव हो सकता है? वाला बूम, आप सब क्या कर रहे हैं? नस झांग जुबान के बोलने ही वाले थे कि उन्हें एक बर्तन के टूटने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद भयंकर दहाड़ें गूंज उठीं। क्या चल रहा है? झांग जुबान ने भौहें चढ़ाते हुए तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। अध्याय 209 विश्वकक्ष स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। बाहर पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। जेंग यांग भला चला रहा था जबकि वांग यांग युद्ध की मुद्रा में थी। वहीं युआन ताओ कक्षा में मेज कुर्सियां उठा रहा था और घुसपैठियों को घूर रहा था। कक्षा के प्रवेश द्वार पर फर्श पर स्याही के छींटे पड़े हुए थे। 3 लड़के स्याही से लथपथ होकर प्रवेश द्वार पर खड़े थे और गुस्से से आग बबूला थे। स्पष्टतः जैसे ही वे अंदर प्रवेश करने वाले थे, झांग जुबान के छात्रों ने तुरंत उन पर स्याही फेंक दी। झांग लाओशी, ये वही 3 बेशर्म आदमी हैं जो हमें रोज ताक झांक करते थे। इस उम्र में भी लड़कियों को ताक झांक करना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? झांग जुबान को बाहर जाते देख युआन ताओ और लियू यांग ने जल्दी से तीनों पर चिल्लाया। हालांकि उनके बोलने से पहले ही उन्होंने आमतौर पर शांत रहने वाले झांग लाओशी के मुंह को फड़कते हुए देखा। फिर उनका पूरा शरीर लड़खड़ा गया और ऐसा लगा जैसे वह जमीन पर गिरने ही वाले हों। लियू शे, जूंग शे, जेंग शे, आप सब यहाँ क्यों हैं? झांग जुबान की आंखों में आंसू आ गए थे। उस समय जब झांग जुबान ने अपने छात्रों को ये कहते सुना कि कोने में 3 कामुक बूढ़े आदमी छिपकर उन्हें ताक झांक कर रहे हैं, तो उसने उनकी बात को सच मान लिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे 3 गुरु होंगे। एक कुशल शिक्षक होने के नाते वे सीधे सामने के दरवाजे से अंदर आकर मुझे ढूंढ सकते थे। वेश बदलकर कोने में छिपकर वे क्या कर रहे थे? इसी वजह से गलतफहमी पैदा हो गई और उन पर स्याही के छींटे पड़ गए, जिससे यह अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। इतना ही नहीं, उन्हें बेशर्म और कामुक कहकर भी आलोचना की गई। लियू शे, जूंग शे, जेंग शे, झांग लाओशी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर जेंग यांग, झाओया और अन्य लोग चौंक गए। तीनों गुरुओं का राजधानी में आगमन एक बहुत बड़ा आयोजन था और होंगटियन अकादमी के छात्रों को इस घटना के बारे में काफी समय पहले ही पता चल चुका था। स्वाभाविक रूप से वे उनके नाम भी जानते थे। शुरू में तो उन्हें लगा कि उन पर नजर रखने आए कुछ बूढ़े लोग सिर्फ कामुक विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो झाओया की सुंदरता पर ललचा रहे हैं। ये सोचकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि असल में वे राजधानी के 3 प्रसिद्ध गुरु हैं। क्या महान शिक्षक प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं माने जाते थे जिनकी एक झलक पाना भी मुश्किल होता था? वे अचानक यहाँ क्यों प्रकट हुए और उनका पीछा करने लगे? झांग लाओशी, क्या आप गलत हैं? ऐसे विकृत व्यवहार करने वाले, इस तरह के कपड़े पहनने वाले और कोने में छिपकर हमें देख लेने से डरने वाले गुरु शिक्षक कहाँ मिल सकते हैं? जेंग यांग ने यह कहने से खुद को नहीं रोका। गलती हुई। झांग जुबान लगभग अपनी थूक में ही फंस गया। अरे यार, वो जिन छात्रों को पढ़ा रहा था उन्हें क्या हो गया था? अन्य लोग आमतौर पर उनके पिता और दादा के लिए मुसीबतें खड़ी करते थे, फिर भी उनके छात्र स्पष्ट रूप से उनकी कब्र तैयार करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ के सभी लोग उस्ताद शिक्षक थे। उनके एक ही पैर के वार से सम्राट शेनजुई भी डर से कांप उठते। फिर भी आपने उन पर स्याही छिड़कने के बाद न केवल माफी नहीं मांगी बल्कि उन्हें विकृत भी कह दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि आप सब ये स्वीकार करें कि यह आपकी गलती थी। इससे समस्या आसानी से हल हो जाएगी।
आप मुझसे ऐसी स्थिति से निपटने की अपेक्षा कैसे करते हैं? झांग जुबान इतना उदास था कि रोने को बेताब था। वहीं दूसरी ओर तीनों गुरु शिक्षक इतने क्रोधित थे कि उनके होंठ लगातार फड़फड़ा रहे थे। इस घटना से उन्हें इतना अपमान महसूस हुआ कि उनके मन में आत्महत्या का विचार भी आया। एल्दतियान के निवास से निकलते ही वे तुरंत अकादमी की ओर दौड़े और झांग जुबान के कक्ष की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि उन पर गहरे काले रंग की स्याही उड़ रही है। सामने का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए और उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। आखिर चल क्या रहा है? हम महान शिक्षक हैं, हम जहाँ भी जाते हैं प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जिनका बहुत सम्मान किया जाता है। फिर भी यहाँ हम पर स्याही क्यों फेंकी गई? यहाँ हमारे साथ विकृत व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर बात फैल गई तो हम दूसरों का सामना कैसे कर पाएंगे? झांग लाओशी, मुझे पूरा यकीन है कि ये तीनों ही हैं। पिछले 2 दिनों से ये कक्षा के आसपास मंडरा रहे हैं और हम पर नजर रख रहे हैं। मुझे विश्वास करना मुश्किल है कि इनके मन में कोई बुरी मंशा नहीं है। वांग यंग ने आगे कहा, मुझे डर था कि झांग लाओशी झेंग यांग की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं भी इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। भले ही वे राख में तब्दील हो जाएं, मैं उन्हें पहचान लूंगा। लियू यांग ने दृढ़ता से कहा। अपना मुंह बंद करो। इन छात्रों की अविश्वसनीयता और उनके शब्दों में बिगड़ती स्थिति को देखकर झांग जुबान का अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सका। अपने छात्रों पर चिल्लाने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। गुरुजी, आप सबको परेशानी देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं इन्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अज्ञानी लोग दोषी नहीं होते। छोड़ो इसे, ये हमारी भी गलती है। लियू लिंग, जुआंग जियान और जेंग फी ने रोते हुए चेहरों पर जबरदस्ती मुस्कान बिखेरी। युआन ताओ, झेंग यान, जल्दी करो और तीनों गुरु शिक्षकों के लिए कुछ कपड़े खरीदो। ये देखकर कि तीनों का इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, झांग जुबान ने राहत की सांस ली। युआन ताओ और झेंग यान को लात मारते हुए वह दहाड़ा। हाँ, इस क्षण सभी को अंततः समझ आ गया कि ये तीनों कामुक बूढ़े व्यक्ति वास्तव में गुरु थे। भय से उनके चेहरे तुरंत हरे पड़ गए। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो यह न जानता हो कि एक गुरु कितना भयानक होता है। फिर भी उन्होंने 3 गुरुओं के चेहरों पर तुरंत स्याही फेंक दी, जिससे उनकी ऐसी हालत हो गई। उन्हें सचमुच रोने का मन कर रहा था, लेकिन ये वास्तव में जानबूझकर नहीं किया गया था। किसने सोचा होगा कि महान शिक्षक भेष बदलकर अपनी कक्षा के आसपास मंडराएंगे, उन पर नजर रखेंगे और उनके बारे में बातें भी करेंगे। ये गुरुजी, क्या आप पिछले कुछ दिनों से यहीं आसपास घूम रहे हैं? झांग जुबान ने तीनों को अपने चेहरे से स्याही पोंछने के लिए तौलिया देते हुए पूछा। आप जैसे महाशिक्षक राजमहल की विलासिता में लिप्त होने के बजाय यहाँ क्यों आए हैं? यदि आप मुझे अपना शिष्य बनाना भी चाहते हैं तो ये जानकर कि मैं यहाँ नहीं हूँ, आप सभी को मेरे छात्रों के आसपास घूमने और उनके बारे में बात करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। हम झांग जुबान के सीधे साधे शब्दों को सुनकर तीनों गुरुओं के मुंह तो खुल गए, लेकिन असहजता के कारण वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। वे क्या कह सकते थे? क्या उन्होंने उसके कारनामों के बारे में सुना था और वे इसे स्वयं देखना चाहते थे? अपने छात्रों पर नजर रखकर उनके बारे में जानकारी जुटाना, ऐसे शब्द कहने के लिए उन्हें एक कुशल शिक्षक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा त्यागनी पड़ेगी। होंतियान अकादमी में मेरा एक पुराना दोस्त है और पिछले कुछ दिनों से वो खाली था, इसलिए हम उससे मिलने आते रहे हैं। वैसे भी यहाँ का माहौल बुरा नहीं है, तो हमने सोचा कि यहाँ समय बिताना अच्छा रहेगा, तेज दिमाग वाले जेंगफी ने मुस्कुराते हुए कहा। माहौल खराब नहीं है। झांग जुबान ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। उसने ऐसे लोगों को देखा था जो बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोल सकते थे, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो इतनी बेशर्मी से इतना स्पष्ट झूठ बोल सके। मेरी कक्षा अकादमी के बिल्कुल कोने में है, जो परिसर में सबसे खराब जगह है। आपको दुनियादारी का कितना कम ज्ञान होना चाहिए कि आप सोचते हैं कि वहाँ का माहौल खराब नहीं है। इसके अलावा क्या होंतियन अकादमी में आपके दोस्त हैं? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? अगर आपके वाकई यहाँ दोस्त होते तो आप इससे बहुत पहले आ गए होते। ओह, क्या ऐसा है? मेरे छात्र अभी अनुभवहीन हैं, इसीलिए उन्हें लगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। कृपया उनकी बातों पर ध्यान न दें। माहौल को असहज होने से बचाने के लिए झांग जुबान ने खुलेआम बोले गए झूठ का खुलासा नहीं किया। कुछ ही देर में युआन ताओ और जेंग यांग नए कपड़े लेकर लौट आए। तीनों गुरुओं ने जब उन्हें पहन लिया तो उन्हें काफी आराम महसूस हुआ। झांग लाओशी, आपको शायद पता होना चाहिए कि हम आपको ढूंढने क्यों आए हैं। एक कुशल शिक्षक का रूप धारण करते हुए लियूलिंग ने मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे युवक की ओर देखा। पिछले कुछ दिनों के अवलोकन के बाद वे झांग लाओशी और उनके छात्रों दोनों से बेहद संतुष्ट थे। अगर उन्हें इतने प्रतिभाशाली शिष्य को अपने संरक्षण में लेने का अवसर मिल जाए तो मानो उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। ये जानते हुए कि वे तीनों सच्चे उस्ताद शिक्षक थे, कई छात्रों ने तुरंत अपना सारा ध्यान उनके बीच हो रही बातचीत पर केंद्रित कर दिया ताकि वे देख सकें कि क्या चल रहा है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, तीनों गुरु शिक्षक मुझे आपका शिष्य बनाना चाहते हैं, है ना? ये जानते हुए कि उसे देर सवेर इसका सामना करना ही पड़ेगा, झांग जुबान ने तुरंत इस विषय पर काम करना शुरू कर दिया। शिक्षु, क्या तीनों गुरु झांग लाओशी को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं? अगर झांग लाओशी इसे स्वीकार कर लेते हैं तो क्या वे सहायक मास्टर शिक्षक बन जाएंगे? अल्पविराम। ये शब्द सुनते ही झाओया और बाकी लोगों के चेहरे उत्साह से लाल हो गए। सभी शिक्षकों का सपना एक उस्ताद शिक्षक बनने का होता था और एक उस्ताद शिक्षक का प्रशिक्षु होने की अनिवार्यता अंततः उनके सपने को साकार करने में बाधा बन गई। किसी व्यक्ति को गुरु शिक्षक का शिष्य बनने पर ही गुरु शिक्षक बनने का अवसर मिलता था। लूशुन लाओशी को खोजने के बजाय तीनों गुरु शिक्षक सीधे झांग लाओशी के पास आ गए। भला वे उत्साहित क्यों नहीं होते? हम बिल्कुल सही, हम तीनों का यही इरादा है। आप जिसे चाहें उसे अपने साथ शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब लियू लिंग ने देखा कि दूसरे पक्ष को स्थिति समझ आ गई है तो उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह जिसे चाहे उसे अपने साथ शामिल करने के लिए स्वतंत्र है। उनके छात्र इतने उत्साहित थे कि वे खुशी से उछल कूद करना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि तीनों गुरुओं की निगाहें झांग लाओशी पर टिकी हुई थीं। झांग जुबान ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया। क्या मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता हूँ?
ताज 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 झाओया और अन्य लोग फर्श पर गिर पड़े। किसी के लिए किसी गुरु शिक्षक का शिष्य बनने से इनकार करना, हमने जरूर कुछ गलत सुना होगा। अस्वीकार करना, अपने कानों पर विश्वास न कर पाने के कारण लियूलिंग और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। हाँ, झांग जुवान ने सिर हिलाया। स्वर्गपथ के पुस्तकालय के स्वामी होने के कारण झांग जुवान का महान सफलता की ओर अग्रसर होना तय था। सच कहें तो झांग जुवान को लियूलिंग और अन्य लोग कहीं भी उसके वश में नहीं लगे। हमें पता है कि हम इस मामले में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, इसलिए आपको जवाब देने में कोई जल्दी नहीं है। हम आपको इस पर विचार करने के लिए कुछ समय देंगे, कल भी जवाब देने में देर नहीं होगी। दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार किए जाने की उम्मीद न होने के कारण लियूलिंग को एहसास हुआ कि उसने इस मामले में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है और वह अजीब तरह से मुस्कुराया। कल भी जवाब देना ठीक रहेगा, आज इस पर अच्छे से सोच विचार कर लें। सहायक मास्टर शिक्षक की पहचान और मास्टर शिक्षक की सिफारिश के बिना मास्टर शिक्षक की परीक्षा देना असंभव है, जुआंग जियान ने आगे कहा। बिल्कुल सही, आपकी क्षमता और प्रतिभा को देखते हुए अगर आप एक कुशल शिक्षक नहीं बनते हैं तो यह व्यर्थ होगा, झेंगफी ने भी कहा। ओह, मैं इस बारे में सोचूंगा, झांग जुवान ने सिर हिलाया। झांग जुवान ने मास्टर टीचर की परीक्षा देने का फैसला कर लिया था, लेकिन वह इन तीनों में से किसी को भी अपना शिक्षक मानने को तैयार नहीं था। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तीनों यांगशी के छात्र बनने की कोशिश कर रहे थे। वे सब मिलकर झांग जुवान को अपना शिष्य बनाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ उसके शिष्य बनने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे थे। ये सब क्या चल रहा था? यह अच्छा है, तो हम कल आ जाएंगे। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने राहत की सांस ली। ठीक है, लियूशी, जुआंगशी और लियूशी, मुझे आप तीनों से एक सवाल पूछना है। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने इस मामले पर जोर नहीं दिया, झांग जुवान ने अपने शरीर में मौजूद विष की आभा के बारे में सोचा और सवाल पूछने के लिए अपना मुंह खोला। ओह, बेझिझक अपने मन की बात कहिए, जब तक हमें इसके बारे में जानकारी है हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। लियूलिंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई। चूंकि ऐसा है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुझे जहर पर किताबें कहाँ मिल सकती हैं? जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा, झांग जुवान ने कहा। झांग जुवान को अपने शरीर में मौजूद विष की आभा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए गुरुओं से इसके बारे में पूछना उसके लिए कठिन होता। साथ ही इससे अनावश्यक परेशानी भी हो सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि वह उनसे किताबें ही मांग ले। किसी भी सूरत में जब तक जहर पर पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध होंगी, स्वर्गपथ के पुस्तकालय के माध्यम से झांग जुवान आसानी से पता लगा सकेगा कि वह कौन सा जहर था और फिर समस्या का समाधान सरल हो जाएगा। जहर से संबंधित किताबें। सामने बैठे युवक से इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद न होने के कारण तीनों गुरु शिक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा। विष के क्षेत्र में कोई भी विष हॉल से आगे नहीं निकल सकता। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद लियूलिंग ने गंभीर भाव से यह कहा। जहर हॉल। झांग जुवान असमंजस में थी। त्यानिक्सुआन साम्राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में विष से संबंधित कई पुस्तकें थीं, लेकिन ऐसे किसी स्थान का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए झांग जुवान ने भी पहली बार इस शब्द को सुना था। हाँ, पॉइजन हॉल। लियूलिंग ने सिर हिलाया। अध्याय 210, शिक्षक आभार, पहला भाग, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। दरअसल पॉइजन हॉल से तात्पर्य पॉइजन मास्टर गिल्ड से है। जहर मास्टर गिल्ड। झांग जुबान ने खाली नजर से अपनी आंखें झपकाईं। क्योंकि यह एक गिल्ड है, इसलिए इसे औषध विक्रेता गिल्ड, लोहार गिल्ड और शिक्षक गिल्ड की तरह ही पॉइजन मास्टर गिल्ड कहा जाना चाहिए। इसे पॉइजन हॉल क्यों कहा जाता है? ये नाम डरावना लग रहा था। क्या आपको लगता है कि चूंकि यह एक गिल्ड है तो इसे भी अन्य गिल्डों की तरह ही अपना नाम गिल्ड रख लेना चाहिए? क्या आप सोच रहे हैं कि इसका नाम इतना अजीब क्यों है, जैसे कि पॉइजन हॉल? झांग जुबान के संदेह को भांपते हुए लियूलिंग ने समझाया, दरअसल इसका संबंध पॉइजन मास्टर्स की पहचान से है। जहर के उस्ताद जहर का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। अक्सर उनके तरीके दूसरों की सुरक्षा को भेद कर उनके प्रति भारी भय पैदा कर देते हैं। उनके कपटपूर्ण तरीकों के कारण उन्हें निचले 9 मार्गों में वर्गीकृत किया गया है। दूसरी ओर उनके खौफनाक तरीकों के चलते महाद्वीप के अनगिनत विशेषज्ञों ने जहर के उस्तादों के संघ से निपटने के लिए गठबंधन किया। उस समय जब संघ का विनाश हुआ तो अनगिनत जहर के उस्ताद इस संघर्ष में मारे गए। इसके बाद भले ही वे अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे, लेकिन दोबारा वही सब होने के डर से वे दुनिया के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाए। नतीजतन उन्होंने चुपके से पॉइजन हॉल की स्थापना की और पहाड़ों व नदियों के बीच छिप गए। यही वजह है कि भले ही राज्य में जहर के विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना मुश्किल है। अगर किसी जगह पर जहर से संबंधित सबसे ज्यादा किताबें हों तो वो यही हैं। बस दिक्कत यह है कि मैं भी इसकी सही जगह की पुष्टि नहीं कर सकता। लियूलिंग ने अपना सिर हिलाया। झांग जुबान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अंततः लियूलिंग की बातें व्यर्थ साबित हुईं। झांग जुबान को अब जहर पर लिखी किताबों की जरूरत थी। अगर वह जहर का हॉल नहीं ढूंढ पाया तो ये सब सुनने का कोई फायदा नहीं था। जहर से खेलना बेहद खतरनाक है। कई विश्व विशेषज्ञ अधिक शक्तिशाली जहर बनाने के लिए अक्सर अपने शरीर को ही परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनमें से बहुत कम ही लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। पर्याप्त कारण के बिना बहुत कम लोग जहर के संपर्क में आना चाहते हैं। झांग लाओशी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस तरह की पुस्तकें क्यों मांग रहे हैं? तीनों गुरु शिक्षक असमंजस में पड़ गए। जहर की घातक प्रकृति के कारण जब तक किसी को अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से अत्यधिक घृणा न हो और बदला लेने के लिए जहर की शक्ति की आवश्यकता न हो, बहुत कम लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। भले ही लोग अपने द्वारा बनाए गए जहर का सेवन न करें, लेकिन रोजाना जहर के संपर्क में आने से भी शरीर में इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा अवशोषित होती रहती है। अंततः ये जमा हो जाता है, इसलिए अधिकांश जहर विशेषज्ञ लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। इसी कारण से उनके व्यक्तित्व में भी विलक्षणता आ गई थी। ये कहा जा सकता है कि इस पेशे का नाम सुनते ही लोग आशंकित हो जाते थे। बहुत कम लोग ही इससे जुड़ने की हिम्मत करते थे। इस झांग लाओशी ने उनका शिष्य बनने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उनसे इस विषय पर पूछताछ की। गुरु शिक्षक इस मामले को लेकर उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके। मैं तो बस जिज्ञासावश पूछ रही हूँ। झांग जुबान मुस्कुराए।
वह अपने विषण के बारे में बात नहीं कर सकता था, अन्यथा इससे विष का असर क्यों नहीं हो रहा है, या तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध क्यों है, जैसे प्रश्न उठ सकते थे और अंततः इससे स्वर्गपथ पुस्तकालय के अस्तित्व का खुलासा हो सकता था। ये चीज़ उसका सबसे बड़ा रहस्य थी और वह इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। ये देखकर कि दूसरा पक्ष इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, लियूलिंग ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, दरअसल मुझे पॉइजन हॉल का सटीक स्थान तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि त्यानवु साम्राज्य के प्रथम श्रेणी के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित रेड लॉर्ड्स रिज में पॉइजन हॉल की एक शाखा है। बेशक ये केवल सुनी सुनाई बात है, वास्तव में वहाँ कोई शाखा है या नहीं इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। टिया एक त्यानवु साम्राज्य, झांग जुबान ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में उस देश से संबंधित एक किताब का विचार आया। यदि उनके देश को एक सितारा मास्टर शिक्षक का समर्थन प्राप्त होता तो वह देश दूसरे स्तर के राज्य के रूप में स्थान पाने के योग्य होता। त्यानिक्सुआन साम्राज्य में कोई भी गुरु शिक्षक नहीं थे, इसलिए इसे केवल एक गैर श्रेणीबद्ध साम्राज्य ही माना जा सकता था। त्यानवु साम्राज्य आसपास के क्षेत्रों का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और प्रथम श्रेणी का था। यह उस बेईवु साम्राज्य से भी उच्च श्रेणी का था जहां से लियूलिंग आई थी। कहा जाता था कि इस साम्राज्य को एक द्वितीय श्रेणी के गुरु का समर्थन प्राप्त था। ये देश त्यानिक्सुआन साम्राज्य से बहुत दूर नहीं था, उन्हें निकट पड़ोसी भी माना जा सकता था क्योंकि दोनों की सीमा लाल कमल पर्वतमाला से लगती थी। जहर हॉल के अलावा मास्टर टीचर पवेलियन में सभी व्यवसायों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनमें से कई पुस्तकें जहर पर भी हैं। हालांकि मात्रा और गुणवत्ता की तुलना पहले वाले से नहीं की जा सकती, लेकिन इसका संग्रह कुछ देशों के संग्रह से कहीं अधिक विशाल है। यदि आप केवल व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मास्टर टीचर पवेलियन अवश्य देखना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आप पुस्तक संग्रह में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले मास्टर टीचर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जुआंग जियान मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसने झांग जुवान को अपना शिष्य बनाने का विचार नहीं छोड़ा था। मास्टर टीचर पवेलियन, जी हाँ, हालांकि मास्टर टीचर नामात्र के लिए ही शिक्षक संघ के सदस्य होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा के कारण संघ उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए मास्टर टीचरों के संचालन और परीक्षा आयोजित करने के लिए एक अलग स्वायत्त संगठन बनाया गया। इसे मास्टर टीचर पवेलियन के नाम से जाना जाता है। जुआंग जियान ने आगे कहा, मास्टर टीचर पवेलियन वास्तव में किसी अन्य गिल्ड की तरह ही है। इसके भीतर मौजूद खजाने और गुप्त नियमावली केवल मास्टर शिक्षकों के लिए ही सुलभ हैं। इसके पुस्तक संग्रह में अनगिनत व्यवसायों का ज्ञान समाहित है, इसलिए निश्चित रूप से वहाँ विषय से संबंधित पुस्तकें भी होंगी। ओह, झांग जुबान ने सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता था कि यदि वह पॉइजन हॉल को खोजने में सक्षम नहीं होता तो एक मास्टर शिक्षक बनकर और मास्टर टीचर पवेलियन के पुस्तक संग्रह कक्ष में प्रवेश करके वह अपनी वर्तमान समस्या का समाधान भी कर सकता था। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इस मामले पर और विचार करेंगे। आपकी प्रतिभा को देखते हुए यदि आप लगन से अध्ययन करते रहेंगे तो एक दिन आप निश्चित रूप से एक कुशल शिक्षक बन जाएंगे। आपको अन्य बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उन चारों ने थोड़ी देर और बातचीत की, लेकिन ये देखकर कि वह युवक वास्तव में उनका शिष्य बनने में दिलचस्पी नहीं रखता था, लियूलिंग ने झांग जुबान को सलाह दी और फिर बाकी दोनों के साथ चली गई। वे जानते थे कि झांग जुबान जैसे प्रतिभाशाली शिक्षक पर दबाव डालने के बजाय धीरे धीरे समझाना ही बेहतर होगा। शायद कुछ दिनों में उनका मन बदल जाए। अगर वे इस मामले पर उनसे लगातार सवाल करते रहे तो इसका उल्टा असर हो सकता है। तीनों के जाने के बाद कई छात्र तुरंत झांग लाओशी के पास दौड़ पड़े। उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। क्या आपने देखा? अन्य शिक्षक तो ये सुनकर जरूर बौखला जाते कि एक गुरु उन्हें अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे झांग लाओशी ने 3 गुरुओं को शांतिपूर्वक अस्वीकार कर दिया। क्या वह अविश्वसनीय नहीं है? मुझे ऐसी निगाहों से मत देखो, मैंने हाल ही में हुई घटना का हिसाब तुम लोगों से नहीं चुकाया है। झांग जुबान का चेहरा लाल हो गया। इन शरारती बच्चों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तीनों गुरु शिक्षक कामुक और ताक झांक करने वाले लोग हैं। सौभाग्यवश ये बात सिर्फ कागज पर लिखी थी और दूसरी तरफ से इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं था, वरना इस समस्या में तो झांग जुबान भी उलझ जाता। उन्हें फटकार लगाने के बाद वह एक एक करके उनका मार्गदर्शन करने लगा। सब कुछ हो जाने के बाद झांग जुबान ने संतुष्टि की एक गहरी सांस ली। हालांकि ये लोग शरारती और अविश्वसनीय थे, लेकिन वे अपने प्रशिक्षण के प्रति बेहद गंभीर थे और जरा भी लापरवाही नहीं करते थे। युआन ताओ के अलावा उनके बाकी सभी छात्र फाइटर दोपदान डेंटियन स्तर तक पहुंच चुके थे। शुरू में उसने सोचा था कि सबसे ज्यादा सुधार जेंग यांग में होगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत कमजोर दिखने वाला वांग यांग ही सबसे ज्यादा सुधार करेगा। महज कुछ ही दिनों में उसकी साधना में जबरदस्त उछाल आया। उसने न केवल फाइटर दोपदान की बाधा को पार किया, बल्कि फाइटर दोपदान के मध्यवर्ती चरण के शिखर पर भी पहुंच गई और अब वह उन्नत चरण तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थी। उसकी सेहत में सुधार की गति वाकई चौंकाने वाली थी। ऊपरी तौर पर भले ही ये लड़की भोली भाली लगे और दूसरों से बात करते समय आसानी से शर्मा जाए, लेकिन असल में उसमें असाधारण दृढ़ इच्छाशक्ति थी। जब वह किसी काम को पूरा करने का ठान लेती थी तो झाओया भी उसे हरा नहीं पाती थी। उनके अन्य छात्रों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि इसकी उम्मीद तो थी ही। आखिर उन्होंने ही तो उन्हें पुस्तकालय द्वारा संकलित साधना और युद्ध कला की शिक्षा दी थी। अगर वे इस स्तर का सुधार हासिल नहीं कर पाते तो यह वाकई शर्मनाक होता। पुस्तकालय के माध्यम से झांग जुबान को पता चल गया कि उसके 5 छात्र गुप्त रूप से एक संयुक्त आक्रमण रणनीति का अभ्यास कर रहे थे। सरसरी नजर डालने पर इस रणनीति में कोई खामी नहीं दिखी, बल्कि इसने उनकी संयुक्त युद्ध शक्ति को और बढ़ा दिया। जब तक वे आपस में छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, झांग जुबान उनके मामलों में दखल नहीं देती थी। किसी विद्यार्थी का पालन पोषण करना किसी पौधे या पालतू जानवर को पालने से भिन्न होता है। एक शिक्षक को उन्हें सही मार्ग पर मार्गदर्शन देना चाहिए और उनके विकास में सहायक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अन्यथा यदि शिक्षक उन्हें हर काम में प्रतिबंधित कर दे तो वे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे और केवल कठपुतली बनकर रह जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे झांग जुबान के पिछले जीवन में रटने की पद्धति ने अनगिनत बच्चों की रचनात्मकता को नष्ट कर दिया था, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे वयस्क पैदा हुए जो केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम थे। अपना व्याख्यान समाप्त करने के तुरंत बाद झांग जुबान कक्षा से निकल जाते थे।
वास्तव में कई बार तो वे कई दिनों तक बाहर ही रहते थे। उनकी अनुपस्थिति के कई ठोस कारण थे, लेकिन झांग जुवान गैर जिम्मेदार नहीं थे। बल्कि उन्हें चिंता थी कि यदि वे उनके प्रशिक्षण में लगातार हस्तक्षेप करते रहे तो भविष्य में वे सच्चे विशेषज्ञ बनने से वंचित रह सकते हैं। एक सच्चा शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करे और उनका मार्गदर्शन करे, न कि उन्हें प्रतिबंधित करे। गुरु बनने की परीक्षा देने के लिए मुझे एक प्रशिक्षु बनना होगा, लेकिन मैं लियू लिंग और अन्य लोगों को अपना गुरु स्वीकार नहीं करना चाहता। अपने छात्रों को एक एक करके निर्देश देने के बाद झांग जुवान एक बार फिर दुविधा में पड़ गया। शिष्य गुरु 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 शिष्य, ये चक्र चलता रहता था, जिससे झांग जुवान को असहनीय सिर दर्द होने लगा। ठीक है, मैं इसके बजाय खुद ही अपना प्रशिक्षु बनने का विकल्प चुन सकता हूँ। कुछ समय तक दुविधा में रहने के बाद अचानक झांग जुवान के मन में एक विचार आया। झांग जुवान के अलावा क्या वह भी यांगशी नहीं था? अन्य लोगों की नज़र में यांगशी भी एक महान गुरु थे। अगर झांग जुवान उनका शिष्य बन जाता तो क्या वह भी गुरु बनने की परीक्षा देने के योग्य नहीं होता? भले ही यांगशी उसके लिए सिफारिश पत्र न दे पाते, वह लियू लिंग और अन्य लोगों से ऐसा करने के लिए कह सकता था। जब यांगशी कोई मदद मांगता है तो भला कौन मना करेगा? तो मैं इसे इसी तरह करूंगा। हल्की सी मुस्कान के साथ झांग जुवान अकादमी से निकलकर अपने महल की ओर चल पड़ा। अगर वह यांगशी का शिष्य बनना चाहता था तो उसे यांगशी से बात करनी होगी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। अकादमी छोड़ते समय लियू लिंग और अन्य लोग झांग जुवान को अपना शिष्य बनाने में असमर्थ रहने की अपनी विफलता पर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। त्यानिक्सुआन साम्राज्य जैसे दूरस्थ देश को छोड़ दे तो बेईवू साम्राज्य और हानवू साम्राज्य में भी यदि वे किसी शिष्य को लेने का जरा सा भी इरादा दिखाते थे तो अनगिनत प्रतिभाशाली शिक्षक उस पद के लिए होड़ करने आ जाते थे। फिर भी उन्होंने अपने इरादे इस व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिए थे, लेकिन उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। वे बहुत हैरान थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इतनी कम उम्र में चित्रकला, औषधि निर्माण और चाय विधि में महारत के आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचने के बाद उसका आत्मसंतुष्ट होना स्वाभाविक है। लियू लिंग ने टिप्पणी की, दूसरे पक्ष द्वारा किए गए विविध और अविश्वसनीय कारनामों को याद करते हुए। बिल्कुल, हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। कल उसका और लूशुन का शिक्षक मूल्यांकन है। शायद वह हमारे अधीन आने से पहले एक त्रुटिहीन जीत हासिल करने की सोच रहा है। इस तरह ये कहीं अधिक न्यायसंगत और गौरवपूर्ण होगा। ज़ूंग शियान ने घटना को याद करते हुए अनुमान लगाया। ये संभव है। बाकी दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। उनके अस्वीकार किए जाने का कारण भी शायद यही मामला हो सकता है। अन्यथा भले ही वह उनका छात्र बनने को तैयार न हो, क्या वह मास्टर टीचर परीक्षा के लिए योग्य बनने के अवसर को छोड़ने को तैयार होगा? विश्व के सभी शिक्षकों का यही लक्ष्य होता था। ये साधना के मार्ग में विशेषज्ञ बनने जैसा था, एक ऐसी चीज जिसका इस पेशे में कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता था। हमें कल का द्वंद्व युद्ध देखने जरूर आना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या हमें अपने निजी मामलों को निपटा लेना चाहिए? लियू लिंग ने अचानक कहा। आपका मतलब है यांगशी को अपना गुरु मानना? जुआंग जियान की आंखें चमक उठीं। किसी व्यक्ति के लिए अपने पूरे जीवन में केवल एक ही गुरु होना असंभव था। ये तर्क गुरु शिक्षकों पर भी लागू होता था। उच्च स्तर प्राप्त करने पर व्यक्ति किसी अन्य गुरु को स्वीकार कर उनसे सीख सकता था। बिल्कुल, चूंकि यांगशी ने शेन होंग और जेंगफी को आसानी से सफलता प्राप्त करने में मदद की, इससे स्पष्ट है कि उनकी विधियां हमारी विधियों से कहीं अधिक उन्नत हैं। यदि हम उन्हें अपना गुरु मान लें तो शायद हम अपनी बाधा को पार कर सकें और द्वितीय सितारा गुरु बनने की योग्यता प्राप्त कर सकें। वास्तव में उनके मार्गदर्शन से हम शायद एक ही प्रयास में उत्तीर्ण हो जाएं। लियू लिंग जितना अधिक बोलता गया, उसकी आंखों की चमक उतनी ही बढ़ती गई। एक अच्छा शिक्षक उनके भविष्य के विकास के लिए लाभकारी होगा। पिछली कुछ घटनाओं के बाद यांगशी ने अपनी असाधारण क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन किया था। यदि वे उन्हें अपना गुरु मान लें तो वे और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अपने सपनों के स्तर तक पहुंचना, लेकिन फिर भी वह उनकी पहुंच से परे है। अध्याय 211 शिक्षक आभार द्वितीय भाग स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। 2 सितारा गुरु शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 2 सहायक व्यवसायों के अलावा साधना का स्तर कम से कम जोंगशी स्तर का होना आवश्यक है। वर्षों से हमने अपनी साधना के लिए अनगिनत विशेषज्ञों से सलाह ली है, लेकिन फिर भी हम अंतिम सफलता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हमारी एकमात्र आशा यांगशी से है। जुआंग जियान ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। जब कोई जोंगशी बन जाता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। यही बात अपने आप में एक ऐसा आकर्षण है जिसका विरोध करना असंभव है। लंबे समय तक अर्धजोंगशी अवस्था में अटके रहने के कारण उन्होंने कई द्वितीय सितारा गुरुओं से परामर्श लिया, लेकिन फिर भी वे उस अंतिम पड़ाव को पार करने में असमर्थ रहे। कुछ दिन पहले जब उन्होंने यांगशी को मरणासन शेन होंग का मार्गदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए। चूंकि शेन होंग ऐसा कर सका तो वे भी निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये तभी संभव है जब यांगशी उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। शायद हम सफल हो सकें। जेंगफी ने कहा। जिस क्षण यांगशी ने उन्हें हाफजोंगशी तक पहुंचने में सहायता की, उसी क्षण से उनके मन में उन्हें अपना गुरु मानने का विचार उत्पन्न हो गया था। लेकिन उस समय उनकी इस भावना को अनदेखा कर दिया गया और उन्होंने आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब तो लियूशी और जुआंगशी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनसे पीछे नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए जाकर देखते हैं। जैसे ही उन्हें ये बात सूझी, तीनों गुरुओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे हवेली की ओर प्रस्थान किया। अल्पिराम 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 अल्पिराम। भालू, मैंने गोलियां खरीद ली हैं। क्या आप इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहेंगे? क्या आप सचमुच इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं? लूशुन की कक्षा में वांग चाओ अपने अच्छे दोस्त को चिंता भरी निगाहों से देख रहा था। हालांकि ये गोलियां कम समय में किसी व्यक्ति की साधना में जबरदस्त वृद्धि कर सकती हैं, लेकिन उपयोगकर्ता के शरीर पर इसके गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अपने दोस्त के हाथों से गोलियां लेते हुए लूजुन ने अपने छात्रों को आदेश देने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। कुछ ही देर बाद जिन छात्रों के नाम शिक्षक मूल्यांकन की सूची में थे वे उनके सामने पेश हुए।
जू होंग, मो जियाओ, डू लेई, बाओचाओ और कोंगजी। अध्यापक। ये पांचों लू शुन के सामने सीधे खड़े थे और उनमें से प्रत्येक से एक गहरी और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। आधे महीने की साधना के बाद जेंग यांग और अन्य लोगों की तरह वे सभी फाइटर दोपदान डेंटियन स्तर पर पहुंच चुके थे। हालांकि वांग यांग और अन्य लोगों के विपरीत वे सभी लू शुन को अपना गुरु स्वीकार करने से पहले ही फाइटर एक दान जुक्सी क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे और उन्हें केवल अपनी सफलता के लिए एक प्रेरणा की कमी थी। अन्य चार की तुलना में थोड़ा कमतर दर्जे के कोंग जी ने भी, जिस पर विभिन्न संसाधन केंद्रित किए गए थे, एक बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाबी हासिल की। ये गोली लो, इसे खाने से तुम्हारा दांतियान पात्र बढ़ेगा, जिससे तुम आज रात तक फाइटर 3 दान जैन की स्तर तक पहुंच जाओगे। इस तरह तुम गुरु परीक्षा में निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर पाओगे। अपने हाथों में गोलियां उठाते हुए लू शुन ने अपने छात्रों के चेहरों पर नजर डाली। बिना कुछ छिपाए उन्होंने गोली की खामियों के बारे में भी बताया। हालांकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। चूंकि यह किसी को इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। जैन की स्तर तक पहुंचने के बाद आपकी साधना की गति पहले की तुलना में 70% कम हो जाएगी। हालांकि जब तक मैं एक कुशल शिक्षक नहीं बन जाता, मैं इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा और तुम्हारे प्रशिक्षण की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करूंगा। बेशक चुनाव आपका है, मैं आप में से किसी पर भी दबाव नहीं डालूंगा। अगर आप हार जाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि शिक्षक और छात्र के रूप में हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। इसके बाद उसने गोली नीचे रख दी और उनकी तरफ देखा। हालांकि उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था और गोलियां खरीद ली थी, फिर भी उन्होंने अंतिम निर्णय अपने छात्रों पर छोड़ दिया। वे जीत चाहते थे, लेकिन फिर भी अपने छात्रों को उनकी इच्छा के विरुद्ध गोलियां खाने के लिए मजबूर नहीं कर सके। एक सीमा ऐसी है जिसे शिक्षकों को कभी पार नहीं करना चाहिए। शिक्षकों का भी अपना सम्मान होता है। इतने वर्षों में अनगिनत छात्रों को पढ़ाने के बाद वह जीत हासिल करने के लिए ऐसे बेईमान तरीकों का सहारा लेने को सहन नहीं कर सकते थे। मैं लू लाओशी में विश्वास करता हूँ। बिना देर किए जू होंग आगे बढ़ा। परंपरागत तरीके से प्रशिक्षण लेने पर 2 से 3 साल के परिश्रम के बिना जैन की स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है। यदि यह गोली एक ही रात में इसे प्राप्त करने में सक्षम बना सकती है, तो भविष्य में साधना पर पड़ने वाले प्रभाव से क्या फर्क पड़ता है? कौन गारंटी दे सकता है कि उनकी खेती बिना किसी रुकावट के होगी? इसके अलावा एक बार जब वे लू लाओशी के प्रत्यक्ष शिष्य बन जाते हैं तो यह कोई समस्या नहीं रहेगी। जब एक ही शिक्षक के अधीन अध्ययन किया जाता है तो एक सामान्य छात्र और एक प्रत्यक्ष शिष्य के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। आमतौर पर जब कोई शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है तो सैकड़ों छात्र उपस्थित होते हैं, इसलिए प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गदर्शन देना असंभव है। सामान्य छात्रों को आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बड़े बर्तन में एक ही मसाला डालकर सब्जी पकाई जाए तो उसका स्वाद ज़्यादा से ज़्यादा औसत ही होगा। हालांकि प्रत्यक्ष शिष्य होना अलग बात है। यह ऐसा है मानो किसी सब्जी को छोटे बर्तन में विशेष रूप से पकाया गया हो। उनके गुरु व्यक्तिगत परामर्श देते हैं और उन्हें एक एक करके मार्गदर्शन करते हैं ताकि वे अपना समय व्यर्थ की चीज़ों में न लगाएं। भले ही गोली उनके विकास को प्रभावित करे, इस तरह के मार्गदर्शन से उनका भविष्य उज्जवल होगा। ये सोचकर जू होंग ने दृढ़ निश्चय किया और तुरंत गोली निगल ली। जैसे ही गोली उसके मुंह में रखी गई, वह तुरंत पिघल गई और एक अद्वितीय ऊर्जा के प्रवाह में परिवर्तित हो गई जो उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी। जू होंग के इतनी जल्दी निर्णय लेने को देखकर लू शुन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने अपने हाथ दूसरे पक्ष की पीठ पर रखे और धीरे धीरे उसके शरीर में जैन की ऊर्जा प्रवाहित करते हुए इस ऊर्जा प्रवाह को निर्देशित किया। कुछ अनिश्चित समय के बाद एक तीखी आवाज के साथ जू होंग अचानक खड़ा हो गया। उसने मुंह भरकर गंदी सांस छोड़ी और उसके द्वारा उत्सर्जित आभा बहुत बढ़ गई। फाइटर 3 डैन झेंकी क्षेत्र। जैसा कि लू शुन ने कहा था, गोली का सेवन करने से उसकी साधना का स्तर एक पूरा स्तर बढ़ गया। अविश्वसनीय, मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त करते देख मो शियाओ, डू लेई, बाईचाओ और कोंगजी खुद को रोक नहीं पाए और एक साथ आगे बढ़ गए। बाकी सबने भी अपना मन बना लिया था। यदि लू लाओशी सचमुच एक महान गुरु बन जाते हैं तो उनके प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में उनकी प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से बहुत अधिक वृद्धि होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी गोली लेने का निर्णय लिया। जल्द ही वे सभी फाइटर 3 दानजैन की स्तर पर पहुंच गए। अच्छा, ये देखकर कि सभी 5 छात्र फाइटर 3 दानजैन की स्तर पर पहुंच गए हैं, लू शुन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। नए छात्रों को छोड़ दे तो उनकी वर्तमान क्षमता उन्हें उन शीर्ष छात्रों के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी जो कई वर्षों से अकादमी में हैं। कल वो दिन होगा जब मैं, लू शुन, सबके सामने प्रस्तुति दूंगा। मैं पूरी अकादमी को चकित कर दूंगा और मेरे पीठ पीछे होने वाली सारी चर्चाओं का विराम कर दूंगा। अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए लू शुन ने दिन भर में खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त किया और जोरदार दहाड़ लगाए। तो क्या हुआ अगर वह चाय बनाने की कला में निपुण है? तो क्या हुआ अगर वह एक महान चित्रकार है? एक शिक्षक के रूप में मैं, लू शुन, किसी से कम नहीं हूँ। आप तीनों गुरुओं, मैं कल आपको दिखाऊंगा कि मैं आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हूँ। अल्पिराम 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 अल्पिराम। पुराने गुरुजी, तीनों गुरु शिक्षक बहुत लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निवास पर लौटकर सुन कियांग ने तुरंत आगे बढ़कर यांगशी का स्वागत किया। वे यहाँ हैं। वह सोच रहा था कि क्या उन्हें आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा जाए, लेकिन पता चला कि वे तीनों उससे भी ज्यादा उत्साहित थे। झांग जुबान हल्के से मुस्कुराया। लाउंज में प्रवेश करते ही उन्होंने तीनों गुरु शिक्षकों को बैठे हुए देखा और यांगशी को कमरे में प्रवेश करते देख उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। लियू लिंग जून जियान झेंगफी यांगशी को सम्मान देता है। तीनों ने तुरंत सिर झुकाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप तीनों मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? इतनी देर रात को मुझसे मिलने आए हैं। झांग जुबान बैठ गया और चाय का एक कप मंगाया। एक लंबी और धीमी घूंट लेने के बाद उसने अंत में उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तियान निवास और अकादमी की यात्रा के बाद जब झांग जुबान हवेली में पहुंची तब तक सूरज डूब चुका था। यांगशी, हम तीनों आपको अपना गुरु मानकर हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमें स्वीकार करेंगे।
लियूलिंग और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। चिंतित होकर उन्होंने झांग जुबान की ओर तिरछी नजरें डालीं। ज्ञान का निर्धारण उम्र से नहीं होता। भले ही वे यांगशी से काफी बड़े हों, लेकिन स्पष्ट रूप से वे उनसे कहीं अधिक सक्षम हैं। किसी गुरु को स्वीकार करने में उम्र कोई निर्णायक कारक नहीं होती। क्या आप मुझे अपना शिक्षक स्वीकार करना चाहते हैं? झांग जुबान ने कप उठाते हुए बड़ी ही सलीके से उसमें तैरती चाय की पत्तियां हटाईं। ये शब्द बोलते समय भी उनके चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं था। पिछले कुछ दिनों से अपना वेश बदलकर रहने के बाद वह नौसिखिया नहीं रहा जिसे कोई आसानी से पहचान सके। उसकी हर हरकत में अधिकार और भव्यता झलकती है। कमरे का वातावरण एकदम शांत हो गया। हाँ, भले ही हम तीनों प्रतिभाशाली न हो, फिर भी हम आपके साथ रहकर आपकी मदद कर सकते हैं और आपके बोझ को बांट सकते हैं। तीनों गुरुओं की सांसें तेज हो गईं। पिछली बार जब वे यहाँ आए थे तो उन्होंने यांगशी को अपना गुरु मानने की इच्छा तो जाहिर की थी, लेकिन खुलकर नहीं कहा था। अब जब उन्होंने ये बात खुलकर कह दी है तो अगर उन्हें अस्वीकार कर दिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सभी मुझे अपना गुरु स्वीकार करने की इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि आपकी साधना एक गतिरोध पर पहुंच गई है और आप कोई प्रगति हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप मेरे शिष्य बन जाएं तो शायद आप यह अंतिम कदम उठा पाएं और आगे बढ़ सकें। झांग जुबान ने अपना सिर भी नहीं उठाया और उसकी आवाज़ उदासीन थी, मानो वह खामोश बर्फ का एक टुकड़ा हो। आहा, अपने इरादों के उजागर होने पर लियूलिंग और अन्य लोग शर्म से लाल हो गए। लगता है तुम ईमानदार हो। ये देखकर कि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया, झांग जुबान ने सिर हिलाया। हमें उम्मीद है कि यांगशी हमारी इच्छा पूरी कर सकेंगे। लियूलिंग और अन्य लोगों ने अपने दांत पीस लिए। झांग जुबान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने धीरे से अपना चाय का कप नीचे रखा, खड़े हुए और कमरे के बीचों बीच चले गए। तीनों गुरु शिक्षक सोच रहे थे कि वह क्या करने वाला है, तभी अचानक एक शांत आवाज सुनाई दी। मैं, यांगशी, ने अनगिनत देशों की यात्रा की है। मैं शांत और एकांत जीवन जीना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आसानी से अपनी पहचान जाहिर नहीं करती। शायद आपने मेरा नाम दूसरे देशों में भी नहीं सुना होगा, है ना? हाँ, जब उन्होंने यांग जुबान नाम सुना तो उन्होंने विशेष रूप से मामले की छानबीन की, लेकिन आसपास के राज्यों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। उस समय उन्होंने सोचा कि यांग जुबान एक गुरु शिक्षक होने का ढोंग करने के लिए इस नकली नाम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब जो दिख रहा है उससे लगता है कि यांग जुबान बस गुमनामी में रह रहा था। अगर मैं नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि मैं एक मास्टर टीचर हूं, तो आप मास्टर टीचर पवेलियन में भी पता लगा लें तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। झांग जुबान ने कहा, हालांकि त्यानिक्सुआन साम्राज्य में मैंने अपनी पहचान उजागर की, यहाँ तक कि दूसरों की समस्याओं में उनकी मदद भी की। क्या आप जानते हैं क्यों? झांग जुबान ने ये सब बातें पहले से इसलिए बताई थी ताकि उनकी पहचान पर कोई शक न हो। आखिर यांग जुबान नाम नकली है और अगर वे जांच भी करें तो उन्हें मास्टर टीचर पवेलियन में ये नाम नहीं मिलेगा। इन शब्दों से न केवल दूसरा पक्ष उसके शब्दों पर संदेह नहीं करेगा जब वे इसे साबित करने में असमर्थ होंगे, बल्कि वे उसके प्रति श्रद्धा भी महसूस करेंगे। मास्टर टीचर पवेलियन में भी उनकी पहचान न मिल पाना, इसके लिए उन्हें कितना अविश्वसनीय होना पड़ेगा। हम अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा चाहते हैं। लियूलिंग और अन्य लोग यांगशी को घूर रहे थे। दरअसल वे इस मुद्दे पर भी असमंजस में थे। यदि ऐसा असाधारण गुरु शिक्षक वास्तव में भीड़ में घुल-मिल जाने का विकल्प चुनता है तो कौन उसकी असली पहचान बता पाएगा? फिर भी त्यानिक्सुआन साम्राज्य में सभी को उसकी असली पहचान के बारे में पता चल गया। अपनी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक प्रतिभाशाली युवक से हुई। उससे बहुत प्रभावित होकर मैंने उसे अपना प्रत्यक्ष शिष्य स्वीकार कर लिया। हालांकि मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा और इस डर से कि कहीं दूसरे लोग उस पर अत्याचार न करें, मैंने जानबूझकर अपनी स्थिति का खुलासा किया ताकि उसे एक उपाधि दे सकूं। दोनों हाथ पीठ के पीछे रखकर झांग जुबान हॉल के केंद्र में एक विशाल पर्वत की तरह सीधा खड़ा था। एक प्रतिभाशाली युवक उसे अपना प्रत्यक्ष शिष्य स्वीकार किया। लियूलिंग और बाकी लोग एक दूसरे को घूरने लगे। अचानक उनके मन में कुछ विचार आया और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि यांगशी का सीधा शिष्य होनटियन अकादमी का झांग जुबान लाओशी हो? अगर ऐसा है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। किसी दूरस्थ राज्य में एक निम्न स्तर के शिक्षक के लिए इतने अविश्वसनीय सिद्धांत तैयार कर पाना और एक महान चित्रकार, कुशल चाय शिक्षक बन जाना, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 गुरु शिक्षकों की शिष्यता को अस्वीकार कर देना एक अद्भुत बात है। संभवतः केवल यांगशी का शिष्य ही ऐसा कर सकता है। झांग जुबान ये देखकर प्रसन्न हुआ कि दूसरी तरफ के खिलाड़ी ने जल्दी ही गेंद पकड़ ली थी और वह अपनी लार बचा सका। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, झांग जुबान मेरा प्रत्यक्ष शिष्य है। अगर तुम मेरी देखरेख में आना चाहते हो तो इसका मतलब होगा कि वह तुम्हारा वरिष्ठ। अध्याय 212 शिक्षक मूल्यांकन आ गया। स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। वरिष्ठ। तीनों गुरुओं के मुख फड़कने लगे और उनके शरीर डगमगाने लगे। कहानी में अचानक ही एक नया मोड़ आ गया। वे दूसरे व्यक्ति को अपना प्रशिक्षु बनाने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक ही वह उनका वरिष्ठ बन गया। 20 साल से भी कम उम्र के व्यक्ति को अपना वरिष्ठ कहना। तीनों गुरु शिक्षकों को चक्कर आने लगा। उन्हें ये रिश्ता बेहद विचित्र लगा। हालांकि उनके चेहरे पर अजीबोगरीब भाव क्षण भर के लिए ही प्रकट हुए। उनके चेहरे पर बेचैनी और उत्तेजना के भाव छा गए। क्या यांगशी का मतलब यह है कि आप हमें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? लियूलिंग को अचानक एक बात समझ में आई। घबराहट से कांपते हुए उसका चेहरा इतना सिकुड़ गया कि ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मच्छर को भी कुचलकर मार डालेगा। चूंकि यांगशी ने उन्हें झांग जुबान को अपना वरिष्ठ कहकर संबोधित करने के लिए कहा था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन्हें अपने छात्र के रूप में स्वीकार करने को तैयार है? धन्यवाद यांगशे। जुआंग जियान और जेंगफी तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। भले ही दूसरे पक्ष ने अपने इरादे स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं किए थे, लेकिन उन्हें इस मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वे जल्दी नहीं करते और दूसरा पक्ष अचानक अपना मन बदल लेता है तो क्या वे रोते रोते मर नहीं जाएंगे? ये दोनों लोग अपने पुराने दोस्तों की इतनी त्वरित प्रतिक्रिया देखकर लियूलिंग ने भी तुरंत उनका अनुसरण किया और घुटने टेक दिए। झांग जुबान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनका चेहरा एकदम शांत था।
चूंकि आप सभी मेरे शिष्य बन चुके हैं, इसलिए मैं आपकी साधना में सहायता करूंगा। हालांकि मुझे घूमने फिरने की आदत है और मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। भले ही झांग जुबान मेरा सीधा शिष्य है, लेकिन वह बहुत छोटा है और उसकी साधना अभी अपरिपक्व है। उसे आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। गुरुजी, निश्चिंत रहिए, चूंकि हम आपके मार्गदर्शन में हैं, इसलिए हम आपके नियमों का पालन अवश्य करेंगे। चूंकि झांग जुबान अब हमारे वरिष्ठ हैं, इसलिए जब तक ये हमारी क्षमता के भीतर होगा, हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे। लियूलिंग और अन्य लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। एक गुरु द्वारा शिष्य को स्वीकार करने के समय कुछ नियम निर्धारित होते हैं। प्रत्यक्ष शिष्य का पद सामान्य छात्रों से एक पायदान ऊपर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही प्रत्यक्ष शिष्य सबसे छोटा हो, अन्य छात्रों के समक्ष उसे ही वरिष्ठ माना जाता है। यद्यपि यह बात विचित्र लग सकती है, गुरु शिक्षक मंडप में ऐसे कई अपवाद रहे हैं, इसलिए यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। चूंकि उन्होंने यांगशी को अपना गुरु मान लिया था, इसलिए झांग जुबान स्वाभाविक रूप से उनके वरिष्ठ बन गए। अतः कनिष्ठ होने के नाते वे उनकी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओह, मुझे अपनी युद्ध तकनीक दिखाओ। तीनों के साथ शिक्षक छात्र संबंध की पुष्टि करने के बाद झांग जुबान ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। हाँ, ये जानते हुए कि यांगशी उन्हें साधना में मार्गदर्शन देने वाले हैं, वे तुरंत उत्साह से खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में कमरे में हवा की सरसराहट सुनाई दी, क्योंकि तीनों ने अपनी युद्ध तकनीकें प्रदर्शित की। कुछ समय बाद तीनों ने हाथ मिलाए और विदा ली। हालांकि वे अभी भी अर्धजोंक्षी थे और उन्होंने अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी, फिर भी उनके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। दरअसल झांग जुबान तीनों को तुरंत जोंक्षी स्तर तक पहुंचाने में सक्षम था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो उसकी शुद्ध चैन की और निम्न साधना स्तर उजागर हो जाते। इससे भविष्य में अनगिनत मुसीबतें खड़ी हो सकती थीं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने उनके कृषि पद्धति में मौजूद खामियों को सीधे तौर पर बताने का फैसला किया। उनके शब्दों में उनकी कमियों को उजागर करने के बाद तीनों के लिए नए ज्ञान के साथ सफलता प्राप्त करना एक चुनौती है। प्रथम श्रेणी के गुरु शिक्षक होने के नाते यदि वे इन सब बातों को जानने के बाद भी सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह उनकी प्रतिभा में मूलभूत कमियों को दर्शाता है और उन्हें तीनों को अपने छात्रों के रूप में स्वीकार करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा। ये शब्द सुनकर तीनों गुरुओं ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे दूसरे पक्ष द्वारा बताई गई कमियों को ध्यान से सुनते रहे, इस डर से कि कहीं वे कुछ गलत न समझ लें। हालांकि अब जब उन्हें अपनी गलतियों का पता चल गया है और साधना के बारे में उनके ज्ञान और समझ को देखते हुए जोंक्षी स्तर तक पहुंचना केवल समय की बात रह जाती है। पुराने गुरुजी सम्राट शेन झुई बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। झांग जुबान तीनों गुरु शिक्षकों से निपटने के बाद आराम करने ही वाले थे कि तभी सन की आंख रिपोर्ट लेकर अंदर आ गए। वह यहाँ है, क्या ऐसा हो सकता है? झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। उसे अंदर आने दो। यांगशे। कुछ ही देर में सम्राट शेन झुई अंदर आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी निगाहें जोश और श्रद्धा से भरी हुई थीं। उन्होंने न केवल मरणासन बुजुर्ग पूर्वज की जान बचाई, बल्कि उन्हें जोंक्षी स्तर तक पहुंचने में भी मदद की। ये कारनामे तो एक द्वितीय श्रेणी के गुरु शिक्षक के लिए भी मुश्किल होंगे। शायद उनके सामने खड़ा व्यक्ति एक 3 स्टार मास्टर शिक्षक है या उससे भी कहीं अधिक असाधारण व्यक्ति है। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के राज्य के सम्राट को भी उनके जैसे काबिल व्यक्ति से मिलना मुश्किल होगा। यांगशी को रिपोर्ट करते हुए मैंने टोनबक्सुआन क्षेत्र के गुप्त नियमावली एकत्र कर ली है, जिसे आपने मुझे इकट्ठा करने के लिए कहा था। झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। शेन होन के इलाज के लिए उनकी शर्त यह थी कि शेन झुई उनकी जगह टोनबक्सुआन स्तर की साधना तकनीकों की ये नियमावली एकत्र करे। तब से कुछ दिन बीत चुके थे और शाही परिवार के प्रभाव को देखते हुए ऐसी हजारों पुस्तकें एकत्र करना कोई बड़ी बात नहीं थी। यांगशी, कृपया इन्हें देख लीजिए। जैसे ही शेन झुई ने हाथ से इशारा किया, हजारों किताबें उसके सामने ढेर के रूप में जमा हो गईं। वह अपने भंडारण कक्ष में रखी सभी किताबें ले आया और कुछ किताबें उठाने के लिए आगे बढ़ते हुए झांग जुबान ने जल्दी से उनके पन्ने पलटे, उन्हें नीचे रखा और फिर बाकी किताबों के साथ भी ऐसा ही किया। यांगशी द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किए जाने के समय से ही सम्राट शेन झुई इस बात से असमंजस में थे कि इतने असाधारण गुरु को टोनबक्सुआन स्तर के गुप्त ग्रंथों की आवश्यकता क्यों होगी। इस स्थिति को देखकर उनका भ्रम और भी बढ़ गया। अगर दूसरा पक्ष किताब खोलकर उन्हें पढ़ता तो सम्राट शेन झुई इसे उसके अध्ययन से जोड़ सकते थे, लेकिन यूं ही पन्ने पलटना, वह क्या कर रहा है? हालांकि सम्राट शेन झुई असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे आज्ञाकारी भाव से एक तरफ खड़े रहे और चुपचाप देखते रहे। फल झांग हुआ ने एक ही बार में हजारों गुप्त नियमावली के पन्ने पलट दिए। हालांकि एकत्रित की गई नियमावली का स्तर औसत दर्जे का था, लेकिन उनकी संख्या ने इसकी भरपाई कर दी। झांग जुबान के पास स्वरपद का पुस्तकालय होने के कारण ये सबसे अच्छी स्थिति थी जो हो सकती थी। सही, उसके दिमाग में अचानक आए एक विचार से पुस्तकालय में किताबें एक इकाई के रूप में एकत्रित हो गईं। टोनबक्सुआन क्षेत्र, स्वरपद, दिव्य कला। ठीक है, मेरा काम हो गया, आप इन्हें ले जा सकते हैं। झांग जुबान ने लापरवाही से अपने हाथ हिलाए। चूंकि उन्होंने पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों की प्रतिकृतियां पहले ही बना ली थी, इसलिए उन्हें भौतिक प्रतियां रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सम्राट शेन झुई अचंभित रह गए। इन सभी गुप्त ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए उसने काफी बड़ी रकम खर्च की थी। शुरू में तो उसने सोचा था कि यांगशी कम से कम एक बार इन्हें देख तो लेगा, लेकिन अंत में उसने बस यूं ही सरसरी नजर से इन्हें पलटा और उसे वापस लौटा दिया। क्या ये किताबें आपको पसंद नहीं आईं? अगर ऐसा है तो मैं और किताबें ढूंढ सकता हूँ। कुछ क्षण संकोच करने के बाद सम्राट शेन झुई ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये किताबें पढ़ ली हैं, आप इन्हें वापस ले जा सकते हैं। झांग जुबान ने लापरवाही से हाथ हिलाया। क्या आपने ये किताबें पढ़ लीं? सम्राट शेन झुई लगभग जमीन पर गिर पड़े। तुमने भला ऐसा क्या पढ़ लिया? उन किताबों के पन्ने यूं ही पलटते हुए, और फिर आप कहते हैं कि आपने उन्हें पढ़ लिया है। क्या आपकी आंखें आपके हाथों पर उगाती हैं? हाँ, घुटन से इतना बेहाल होने के बावजूद कि खून निकल आने का डर था, उसने आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने सारी किताबें अपने स्टोरेज रिंग में रख दी, हाथ जोड़े और कहा, तो अब मैं चलता हूँ।
ओह, झांग जुबान ने लापरवाही से उसे हाथ हिलाकर विदा किया। सम्राट शेन झुई महल छोड़ने के तुरंत बाद शाही महल लौट आए। क्या आपने किताबें यांगशी को सौंप दी हैं? बुजुर्ग पूर्वज शेन होंग चल कर आए। मैंने उसे किताबें दी, लेकिन उसे वे नहीं चाहिए थीं और उसने उन्हें वापस कर दिया। सम्राट शेन झुई के चेहरे पर अब तक भी उलझन का भाव बना हुआ था। क्या उसने उन्हें वापस कर दिया? क्या यांगशी किताबों से असंतुष्ट है? बस ऐसा नहीं है तो क्या उसने उन्हें पढ़ना समाप्त कर लिया है? उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। उन्होंने किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ीं। फिर उन्हें किताबों की ज़रूरत क्यों थी? शेन होंग हैरान रह गया। वह बस इसके साथ छेड़छाड़ करता रहा, बड़बड़ाया। शेन होंग ने अपनी आंखें झपकाईं। अगर आप खूबसूरत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने उन किताबों के साथ छेड़छाड़ क्यों की? वास्तव में हमारे लिए प्रतिभाशाली लोगों के दिमाग को समझना असंभव है। इस मामले पर काफ़ी लंबे समय तक विचार विमर्श करने के बाद वे अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। सम्राट शेन झुई के जाने के बाद झांग हुआन ने सुन कियांग से कहा कि वह अब किसी और से नहीं मिलेंगे और फिर अपने कमरे में लौट गए। खेती करने का समय आ गया है। झांग जुबान ने तुरंत अपना ध्यान सात दान स्वर पद दिव्य कला की ओर मोड़ दिया, जिसका अभी अभी गठन हुआ था। एक्यूपॉइंट्स को खोलना, मेरिडियन को जोड़ना, झेंकी को बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होने देना, यही टोंगक्सुआन है। वे शब्द उसके मन में स्पष्ट रूप से उभर आए। स्वर पद दिव्य कला का ये संस्करण हजारों गुप्त ग्रंथों को संकलित करके बनाया गया था, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं थी। झांग जुबान ने इसमें वर्णित विधि का अध्ययन और अभ्यास साथ साथ किया। उसके शरीर में शुद्ध झेंकी का संचार शुरू हो गया और पूर्ण नियमावली में लिखी गई अनूठी साधना विधि के अनुसार झेंकी निरंतर घूमती रही। बूम! महज एक ही बार में उसने अवरोध को पार कर लिया और हवा में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा उन्माद के साथ उसके शरीर में समा गई। उसकी झेंकी और शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। टोंगक्सुआन क्षेत्र का प्राथमिक चरण, टोंगक्सुआन क्षेत्र मध्यवर्ती चरण। ... देखते ही देखते उन्होंने टोंगक्सुआन क्षेत्र की सर्वोच्च उपलब्धि हासिल कर ली। मेरी साधना में वृद्धि के साथ साथ मेरी प्रगति की गति धीमी होती जा रही है। अपनी साधना में एक और बाधा महसूस करते हुए झांग जुबान रुक गया। पिक्स्यू स्तर पर झांग जुबान को एक एक करके सही एक्यूपॉइंट्स का पता लगाना पड़ता था, इसलिए यह उसकी साधना की गति का सटीक मापक नहीं था। दूसरी ओर जब वह डिंगली स्तर पर था और स्वरपद दिव्य कला के पूर्ण संस्करण के माध्यम से साधना कर रहा था तो उसे लगभग 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब इसमें पूरे 10 मिनट ज्यादा लग गए। लगता है जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ता है, साधना करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। झांग जुबान ने गंभीर भाव से विलाप किया। अगर किसी और को उसके विचार पता चल जाते तो वे निश्चित रूप से उसका गला घोंटकर उसे मार डालना चाहते। क्या आप अतिरिक्त 10 मिनट को मुश्किल कहते हैं? यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभावान व्यक्तियों को भी असंख्य संसाधनों के संवर्धन के बावजूद टोंगक्सुआन क्षेत्र के प्राथमिक चरण से शिखर तक पहुंचने में कम से कम 10 साल का कठिन परिश्रम लगता है। फिर भी आपको 2 घंटे से केवल 10 मिनट अधिक लगे और आपको लगता है कि आपकी साधना की गति धीमी हो गई है। अरे यार, तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? मुझे ये जांचना चाहिए कि मेरी ताकत में कितना सुधार हुआ है। झांग जुबान खड़ा हुआ और शक्ति मापने वाले चट्टानी स्तंभ की ओर चला गया। उसने केवल अपनी झेन की शक्ति का उपयोग करते हुए उस पर मुक्का मारा। विंग संख्याओं की एक पंक्ति धीरे धीरे दिखाई देने लगी। 600 डिंग। झांग जुबान के चेहरे पर तुरंत खुशी का भाव प्रकट हो गया। पिक्स्यू क्षेत्र के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने 108 एक्यूपॉइंट्स खोल दिए थे, जिससे उन्हें अतिरिक्त 108 डिंग की शक्ति प्राप्त हुई। पहले से मौजूद 20 डिंग के अलावा उनके पास कुल 128 डिंग की झेन की शक्ति थी। अब जब उसने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। आमतौर पर टोंगक्सुआन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के पास प्राथमिक स्तर पर 100 डिंग, मध्यवर्ती स्तर पर 200 डिंग, उन्नत स्तर पर 300 डिंग और शिखर स्तर पर 400 डिंग की शक्ति होती है। 600 डिंग की झेन की शक्ति के साथ झांग जुबान एक हाफ जोंगशी के बराबर का मुकाबला करने में सक्षम है। एक जोंगशी विशेषज्ञ के पास असाधारण शक्ति होती है और उनके प्रहारों की तीव्रता आसानी से 1000 डिंग से अधिक हो सकती है। 400 डिंग और 1000 डिंग के बीच शक्ति रखने वालों को अर्धजोंगशी कहा जाता है। यदि वह अपने शरीर की 90 डिंग शक्ति को भी जोड़ ले तो उसकी कुल शक्ति लगभग 700 डिंग तक पहुंच जाएगी। इतनी शक्ति के साथ वह अर्धजोंगशी वर्ग में भी शीर्ष स्थान पर होगा। आखिरकार मुझे अपनी रक्षा करने की शक्ति मिल गई। अब जब उसके पास इतनी पर्याप्त और शक्तिशाली शक्ति है, साथ ही स्वरपद के पुस्तकालय की खामियों को भेदने की क्षमता भी है, तो वह अंततः देश के शीर्ष विशेषज्ञों का सामना कर सकता है। झांग जुबान ने राहत की सांस ली। जब से उसने अपने शरीर के भीतर विष की आभा को महसूस किया था, तब से उसके मन में यह डर घर कर गया था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। पर्याप्त शक्ति के अभाव में यदि शत्रु ने पुनः प्रयास किया तो वह निश्चित रूप से प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। अब जब झांग जुबान के पास अर्धजोंगशी के बराबर शक्ति है तो उसे अंततः सुरक्षा का एहसास हो गया है। अपनी साधना को सुदृढ़ करने और अपनी नई प्राप्त शक्ति के अनुकूल ढलने के बाद झांग जुबान कमरे से बाहर निकल गया। पता ही नहीं चला कि एक दिन बीत गया और सूरज धीरे धीरे पूरब से उग रहा था। उसकी रोशनी क्षितिज पर फैल गई और शहर में शांति का माहौल छा गया। ये सोचकर कि भोर हो चुकी है, उगते सूरज को देखते हुए झांग जुबान को एहसास हुआ कि वह नव वर्ष के छात्रों का टूर्नामेंट और शिक्षक मूल्यांकन, जिसका वह आधे महीने से इंतजार कर रहा था, पहुंच गया। अध्याय 213। स्तब्ध कियान चाओ स्वरपद का पुस्तकालय। कियान चाओ पवेलियन एल्डर कियान का बेटा है। शुरू में तो उसने आज आराम करने और मौज मस्ती करने का इरादा किया था, लेकिन उसके पिता उसे जबरदस्ती शिक्षक मूल्यांकन में घसीट ले गए, जिससे वह बहुत नाराज हो गया। पिताजी, आप किसी से शिक्षक मूल्यांकन का परिणाम बताने के लिए कह सकते थे। आपको स्वयं यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कियान चाओ के चेहरे पर आक्रोश झलक रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उन गिने चुने प्रजाजनों में से एक हैं जिन्हें महाराज बहुत महत्व देते हैं। आप तो पहले उत्तरी मार्क्विस और स्विफ्ट जनरल के बीच हुए द्वंद्व युद्ध में भी उपस्थित नहीं हुए थे, तो फिर छात्रों के बीच होने वाले कुछ तुच्छ द्वंद्व युद्धों को तमाशा क्यों देख रहे हैं? वह अपने पिता के विचारों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था।
एक ऐसे पवेलियन एल्डर के लिए जिसे महाराज के सामने झुकने की भी आवश्यकता नहीं है, वह शाही दरबार में शीर्ष अधिकारियों के बीच होने वाले द्वंद्व युद्ध में शामिल होने से भी बच गया। फिर भी वह जो कुछ भी कर सकता था उसके विपरीत उसने छात्रों को आपस में लड़ते हुए देखना चुना। शिक्षक मूल्यांकन में शिक्षकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लेकिन असल में ये कुछ छात्रों की आपस में ही लड़ाई है। ऐसे स्तर का मामला तो उनके अधीनस्थों पर ही छोड़ देना चाहिए। इतने छोटे से मामले के लिए कमांडर इन चीफ को स्वयं उपस्थित होने की क्या आवश्यकता है? वह अपनी उपस्थिति से ही दूसरों को डरा देता था। यह एक 3 सितारा घटना है, मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित होना होगा, पवेलियन एल्डर कियान ने उत्तर दिया। मुझे पता है कि यह 3 सितारा घटना है। अकादमी से जुड़ी हर चीज में इस घटना का महत्व 1 सितारा बढ़ जाएगा, और लूशुन लाओशी एक प्रतिभाशाली शिक्षक हैं जिससे 1 सितारा और जुड़ जाता है। सच तो यह है कि यह महज 1 सितारा घटना है। कियान चाओ ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े और इस मामले को ज्यादा महत्व नहीं दिया। सामान्य परिस्थितियों में 1 सितारा स्तर की घटनाओं की सूचना महाराज को देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि पवेलियन एल्डर कियान स्वयं ऐसे महत्वहीन मामलों को देखने के लिए विवश हो जाएं, तो क्या वे स्वयं थकाकर मर नहीं जाएंगे? यह इतना आसान नहीं है, पवेलियन एल्डर कियान ने गुस्से से कहा। मामला कितना पेचीदा हो सकता है? ये तो बस छात्रों के बीच का द्वंद्व युद्ध है। मुझे नहीं लगता कि मामला नॉर्थ मार्क्विस और स्विफ्ट जनरल के द्वंद्व युद्ध जितना गंभीर हो सकता है। आपको पता ही होगा, उस समय तो केवल 12 ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी इस मामले में शामिल थे। यकीनन ये उस साल का सबसे बड़ा द्वंद्व युद्ध था। कियान चाओ को अब भी नहीं लगता था कि यह मामला इतने विचार विमर्श के योग्य है। नॉर्थ मार्क्विस और स्विफ्ट जनरल राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और द्वंद्व युद्ध की खबर पहले ही घोषित कर दी गई थी। अनगिनत विशेषज्ञ मैच देखने गए, लेकिन उनके इस बूढ़े साथी ने जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मामला उतना महत्वपूर्ण नहीं है और उनके विचार करने लायक नहीं है। फिर भी उसने कुछ छात्रों के बीच हो रही लड़ाई देखने का फैसला किया। कियान चाओ को शक होने लगा कि कहीं उसके पिता की मानसिक स्थिति खराब तो नहीं हो रही है। आज सुबह मुझे खबर मिली कि 4 महान कुलों के मुखिया वांग होंग, मुखिया बाइमिंग और दोनों कुलों के बुजुर्ग होंगटियन अकादमी में आ गए हैं। इससे पता चलता है कि वे इस मामले को कितना महत्व देते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे यहाँ होने का कोई कारण नहीं है? पवेलियन एल्डर कियान ने कहा। कुल प्रमुख वांग होंग टोंगजुवान क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। पूरे राज्य को ध्यान में रखते हुए भी वे सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। हालांकि कुल प्रमुख बाइमिंग का पद कुल प्रमुख वांग होंग से नीचे है, फिर भी वे एक आधिकारिक औषध विक्रेता हैं और उनका उच्च स्थान है। आपका कहना है कि वे कुछ छात्रों के बीच की लड़ाई देखने के लिए विद्यालय आए हैं? कियान चाओ को पवेलियन एल्डर कियान की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भले ही इन दोनों कुल प्रमुखों के पास कोई आधिकारिक पद न हो, लेकिन उनका वास्तविक रुतबा शाही दरबार के उच्च स्तरीय अधिकारियों से कम नहीं है। भला इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति साधारण छात्रों के बीच द्वंद्व युद्ध में रुचि क्यों लेंगे? आप खुद ही देख लीजिए। एक मोड़ से मुड़ने के बाद वे होंगटियन अकादमी के द्वंद्व युद्ध मंच पर पहुंचे। दर्शक दीर्घा पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई थी। पवेलियन एल्डर कियान ने लापरवाही से इशारा किया। मुझे शक है कि वीआईपी सीटों पर ज्यादा लोग होंगे। खुद से कुछ बुदबुदाते हुए कियान चाओ ने सीटों पर एक नजर डाली और सदमे से उसका शरीर जम गया। कुल प्रमुख वांग होंग और कुल प्रमुख बाइमिंग सचमुच यहाँ हैं। यानी गिल्ड लीडर ओयांग, औषध विक्रेता गिल्ड के गिल्ड लीडर ओयांग भी यहाँ क्यों हैं? यहाँ औषध विक्रेता मेंगयान, औषध विक्रेता लिनमू, औषध विक्रेता जिनचेन भी हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? शुरू में उसने सोचा कि छात्रों के बीच होने वाले मामूली द्वंद्व युद्ध ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। हालांकि एक ही नज़र में उसने न केवल 4 महान कुलों के मुखिया को देखा, बल्कि औषध विक्रेता संघ के नेता सहित 10 से अधिक औषध विक्रेता भी वहां मौजूद थे। क्या हो रहा है? ऊपरी 9 पदों में शीर्ष व्यवसायों में से एक होने के नाते औषध विक्रेता उच्च प्रतिष्ठा रखते हैं। सम्राट शेन जुई को भी गिल्ड लीडर ओयांग जैसे व्यक्ति से मिलना मुश्किल लगता है, फिर भी वह यहाँ कुछ बच्चों को आपस में लड़ते हुए देख रहे हैं। अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाने के कारण उसे लगा कि उसका सिर घूमने लगा है। सिर्फ वे ही नहीं, उधर भी देखो। इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाता, पवेलियन एल्डर कियान ने दूसरी दिशा में इशारा किया। जिस दिशा में उंगली इशारा कर रही थी उस ओर देखते हुए कियान चाओ एक बार फिर से हर उठा। आश्चर्य से उसका मुंह कांपने लगा। राज्य के सर्वोपरि चिकित्सक मास्टर युवानयु यानी एल्डर तियान, पिछली बार तो वो महाराज के जन्मदिन के भोज में भी नहीं आए थे, तरह तरह के बहाने बनाते रहे थे। फिर भी वो ऐसा क्यों करेंगे? कुछ देर पहले तक कियान चाओ को लग रहा था कि उसके पिता बेवजह ही इतना हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अब वह सदमे से लगभग मरणासन हो गया है। मास्टर युवानयु एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं, जिनका सम्मान करना महाराज को भी अत्यंत आदर के साथ करना पड़ता है। एल्डर तियान की बात करें तो उनके द्वारा बनाई गई चाय की एक बूंद भी पाना महाराज के लिए भी मुश्किल है। इससे उनकी असाधारण प्रतिष्ठा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। फिर भी 2 अद्भुत शख्सियतें धैर्यपूर्वक दर्शक दीर्घा में खड़ी प्रतीक्षा कर रही थीं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? क्या तुम सच में हो? वहां बैठे हुए वे कौन हैं? इतने सारे लोगों ने उनके लिए अपनी सीटें क्यों छोड़ दी? मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। वे शायद उच्च पदस्थ लोग होंगे। वह सदमे से मरने ही वाला था कि कियान चाओ को अचानक छात्रों की चीख सुनाई दी। सिर उठाकर देखने पर वह एक बार फिर लड़खड़ा गया। वे तीनों गुरु, वे भी यहाँ हैं। उनके दर्शन में 3 बुजुर्ग दिखाई दिए। यदि इससे पहले कुछ लोगों को देखकर वह केवल चौंक गया था, तो यहाँ 3 गुरु शिक्षकों को देखकर वह भयभीत हो गया। वे महारथी शिक्षक हैं, वे अविश्वसनीय शक्तियाँ हैं जो अपने पिता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। फिर भी ऐसे लोग अन्य अनेकों की तरह ही दर्शकों के मंच पर बैठे हैं। हालांकि यह अंत नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि 2 अधेड़ उम्र के आदमी आकर बैठ गए। वे सम्राट शेन जुई और बेयू शहर के नगर स्वामी झाओफैंग। उसका गला सूख रहा था। उसने सोचा कि अपने पिता के लिए इतने साधारण समारोह में शामिल होकर अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना शर्मनाक था। फिर भी महाराज और नगर प्रमुख झाओफैंग स्वयं उपस्थित थे। बायू शहर तियानिक्सुआन साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसके नगर प्रमुख का पद सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है।
क्या ये सचमुच सिर्फ छात्रों के बीच का द्वंद्व युद्ध है? अगर राजकुमार आपस में युद्ध भी कर लें तो भी यह कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं होगा। दरअसल भीड़ में सबसे प्रतिष्ठित स्थान न तो महाराज को है और न ही तीनों गुरुओं को, बल्कि उस व्यक्ति को है। अपने बेटे को यहाँ प्रकट हुई आकृतियों को देखकर इतना भयभीत देखकर मंडप के प्रमुख कियान ने बात की। कियान चाओ ने जल्दी से उधर देखा और उसे एक साधारण सा मोटा आदमी दिखाई दिया। वह है, ये जानते हुए कि उसके पिता का एक विशाल खुफिया नेटवर्क है और उनके लिए बिना किसी अच्छे कारण के ऐसे शब्द कहना असंभव है, कियान चाओ ने पूछा। वह यांगशी का बटलर सन कियांग है। उसकी उपस्थिति यांगशी का प्रतिनिधित्व करती है, पवेलियन एल्डर कियान ने धीरे धीरे कहा। यांगशी का प्रतिनिधित्व करता है? कियान चाओ ने घूंट भर लार ली। वही यांगशी जिसने सम्राट शेनजुई को अपने प्रवेश द्वार पर रोक रखा था। यांगशी के कारनामों की चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई थी और यह स्वाभाविक था कि कियान चाओ को इसके बारे में पता चल गया था। लियूशी और अन्य लोग उससे मिलने गए थे और स्वीकार किया था कि वे उससे हीन हैं। यहाँ तक कि सम्राट शेनजुई को भी उससे मिलने के लिए बाहर कतार में लगना पड़ा था। इतने अद्भुत गुरु शिक्षक का अपने नौकर को यहाँ भेजना। कियान चाओ का शरीर कांप उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों का ध्यान इस द्वंद्व युद्ध पर क्यों केंद्रित था। क्या ये वाकई में 3 सितारा घटना है? भले ही इसे 3 स्टार घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से ये दिख रहा है, ये पहले से ही 5 स्टार घटना बन चुकी है। पवेलियन एल्डर कियान के चेहरे पर उदासी छा गई। केवल एक 5 सितारा घटना ही इतनी बड़ी हलचल पैदा कर सकती है और इतने सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आकर्षित कर सकती है। क्या ये हो सकता है? लू शुन लाओशी, इस मामले पर विचार करने के बाद कियान चाओ ने कांपती हुई आवाज में पूछा। लू शुन एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं और उनकी ख्याति पूरे राज्य में गूंजती है। क्या उनकी प्रतिष्ठा ही इतने सारे लोगों को यहाँ आकर्षित करने का कारण है? और जबरदस्ती एक 3 स्टार घटना को 5 स्टार घटना में बदल दिया। वह, मुझे भी यह मामला अजीब लगता है। भले ही उनकी बहुत प्रतिष्ठा हो, मुझे नहीं लगता कि वे पर्याप्त रूप से योग्य हैं। फिलहाल मुझे झांग जुवान लाओशी पर संदेह है। पवेलियन एल्डर कियान बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। ये सच है कि लू शुन प्रसिद्ध है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह केवल वांग होंग, बाइमिंग और कुछ अन्य लोगों का ही ध्यान आकर्षित कर सकता है। गिल्ड लीडर ओयांग और औषधि विक्रेताओं का उसके लिए आना असंभव है। कहने की जरूरत नहीं, सम्राट शेनजुई, एल्दतियान और यांगशी के बटलर सन कियांग। चूंकि यह वह नहीं है, इसलिए यह उसका प्रतिद्वंदी ही हो सकता है। झांग लाओशी, एक बदनाम शिक्षक। झांग जुबान, अपरिचित नाम सुनकर कियान चाओ स्तब्ध रह गई। अगर उसके पिता की बात सच है तो अपने अफे के लिए इतने सारे प्रभावशाली लोगों को आकर्षित कर पाना। उस आदमी ने ये कैसे किया? वह अकेला नहीं है जो पागल होने की कगार पर है। अकादमी के कई शिक्षक भी उन्माद में अपने बाल नोच रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि यह प्रधानाचार्य का किसी और के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं है? अन्यथा सम्राट, तीनों गुरु, एल्दतियान, मास्टर युवानयु और इतने सारे अन्य अद्भुत व्यक्तित्व यहाँ क्यों प्रकट होते? अपने मूल रूप में लौटते हुए झांग जुबान झाओया और अन्य लोगों को द्वंद्व युद्ध के मंच पर ले गया। सीटों पर बैठे लोगों, उत्साहित सम्राट शेनजुई और अन्य लोगों को देखकर उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव प्रकट हुआ। यह मेरे और लू शुन के बीच शिक्षक मूल्यांकन है। ये मूर्खों का झुंड यहाँ क्या कर रहा है? अध्याय 214, युआन ताओ बनाम कोंगजी स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। दर्शक दीर्घा में शेन बीरू के बेदाग चेहरे पर थोड़ी सी चिंता और घबराहट झलक उठी। ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण के बाद उन्हें कुछ काम निपटाने थे और वे त्यानिक्सुआन राजमहल छोड़कर चली गईं। कल जब वे लौटी तो उन्हें शिक्षक मूल्यांकन के बारे में तुरंत पता चला और वे सदमे से लगभग बेहोश हो गईं। क्या झांग जुबान पागल है? लू शुन कौन है? वह हॉन्टिन अकादमी का जीता जागता प्रतीक है, एक सच्चा सेलिब्रिटी शिक्षक। उसके खिलाफ खड़ा होना, क्या वह इतना अपमानित होना चाहता है? इसके अलावा उसने विशेष रूप से झाओया और बाकी लोगों का मुकाबला करने के लिए कई छात्रों को अपने साथ मिला लिया था। तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? अपने कठोर दांतों को कसकर भींचते हुए शेन बीरू को कल की घटना याद आई और वह और भी घुटन महसूस करने लगी। खबर पता चलने के बाद वह झांग जुबान को मनाने के लिए उसके पास गई, लेकिन दूसरा पक्ष बाहर था। वह पूरी रात दूसरे पक्ष के छात्रावास के बाहर इंतजार करती रही, फिर भी वह वापस नहीं आया। कल द्वंद्व युद्ध है और कहा जाता है कि लू शुन ने पूरी रात अपने छात्रों को पढ़ाया, जिसके कारण उसे नींद नहीं आई। फिर भी तुमने अपने छात्रों को दरकिनार कर बाहर ही रहना पसंद किया। क्या कोई प्रतियोगिताओं की तैयारी आपकी तरह करता है? आप तो हद से ज्यादा साहसी हैं। या फिर आपको लगता है कि स्थिति निराशाजनक है और आपने हार मान ली है? कंपेंडियम पवेलियन, होंटियन पवेलियन और एनलाइटनमेंट विल ट्रायल की घटनाओं के बाद उसने सोचा था कि भले ही झांग लाओशी की बदनामी हो, लेकिन असल में वह बेहद समझदार व्यक्ति है। अब पता चला है कि अपनी समझदारी दिखाओ। किसी ने कभी किसी प्रतियोगिता से ठीक पहले किसी व्यक्ति को कई दिनों तक गायब होते देखा है क्या? तुम आखिर सोच क्या रहे हो? लौटते ही तुम इतने परेशान क्यों लगने लगते हो? वह गुस्से से जल रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक खूबसूरत चेहरा प्रकट हुआ। अकादमी की दूसरी सबसे खूबसूरत छात्रा हान कियोंग। हान कियोंग भी असाधारण रूप से सुंदर है। केवल दिखावट के लिहाज से देखा जाए तो वह शेन बीरू से थोड़ी कम सुंदर है, लेकिन अभी उसकी उम्र 25 साल है। वह उम्र जब स्त्री का आकर्षण निखरता है। उसकी कदकाठी और नारीत्व के आकर्षण को देखते हुए शेन बीरू उसके सामने कहीं टिक नहीं पाएगी। इस प्रकार हान कियोंग लाओशी के कई अनुयायी हैं और उनकी संख्या शेन बीरू के अनुयायियों की संख्या से कहीं अधिक है। बेहद खूबसूरत होने के नाते दोनों शिक्षिकाओं के बीच निजी तौर पर अच्छे संबंध हैं और वे घनिष्ठ मित्र हैं। झांग जुबान के अलावा और कौन हो सकता है? भगवान जाने वो क्या सोच रहा है जो लूजुन लाओशी से द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत कर रहा है। शेन बीरू गुस्से से भड़क उठी। अगर वो हार गया तो उसकी अब तक की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उन्होंने अभी अभी ज्ञानोदय वसीयत मुकदमे में यह साबित किया था कि शिक्षा बयूरों ने उन्हें फंसाया था। अगर वे इस द्वंद्व युद्ध में हार जाते तो तरह तरह की अफवाहें फैल जाती और कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। देखने से तो ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में चिंतित हैं।
हान की ऊँगें खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कान झलक उठी। उसकी किसी को परवाह नहीं, वह तो बस एक घमंडी आदमी है, शेन बी रू ने गुस्से से कहा। अच्छा है कि आपको उसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे लगा था कि हमारी खूबसूरत शेन को प्यार हो गया है। हान की ऊँगें ने अपनी पीठ सीधी की, जिससे उसका बेहद आकर्षक शरीर प्रकट हुआ। विषय पर ज्यादा देर न रुकते हुए हान की ऊँगें ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा बताइए, आपको क्या लगता है कि द्वंद्व युद्ध कौन जीतेगा? झांग जुबान के पांचों शिष्य झाओ या जेंग यांग और अन्य बुरे नहीं हैं। हालांकि लूजुन लाओशी ने विशेष रूप से उनमें से प्रत्येक से निपटने की व्यवस्था की है। मोशियाओ और अन्य स्पष्ट रूप से उनके कट्टर दुश्मन हैं। मुझे डर है कि झांग जुबान की जीत की संभावना कम है। शिक्षक मूल्यांकन में कौन जीतेगा, इसका जिक्र करते ही शेन बीरू के चेहरे पर पहले जो गुस्सा और दबी हुई भावनाएं थी वे गायब हो गईं और उनकी जगह शांति और बुद्धिमत्ता दिखाई देने लगी। द्वंद्व युद्ध के बारे में सुनने के बाद उसने मामले की जांच की और लूशुन की योजनाओं के बारे में पता लगाया। उस व्यक्ति के कार्य वास्तव में बेईमानी भरे प्रतीत होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक उत्कृष्ट शिक्षक की भी निशानी है। सामने चाहे कोई भी हो, उसे अपना पूरा जोर लगाना चाहिए और हर संभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह एक मूलभूत गुण है जो शिक्षकों और साधकों में होना चाहिए। जब तक इस पर शेन बीरू एक पल के लिए रुक गईं। उनकी चमकदार आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी और उन्होंने कहा, झाओया और अन्य लोग फाइटर दो दान स्तर तक पहुंच चुके हैं। अपनी साधना में मिली दक्षता के बल पर वे शायद अभी भी लूशुन के छात्रों का मुकाबला कर सकते हैं। लूशुन ने झाओया और अन्य लोगों से निपटने के लिए विशेष रूप से शिष्य नियुक्त किए थे। जब तक झाओया और अन्य लोग कोई निर्णायक सफलता हासिल नहीं कर लेते और अपनी ताकत के बल पर विरोधियों की बढ़त को पार नहीं कर लेते, तब तक उनके लिए जीतना लगभग असंभव है। तुम सही कह रही हो, हान की ऊँगें ने सहमति में सिर हिलाया। देखो, झांग लाओशी और उनके छात्र आ गए हैं। कितनी शक्तिशाली आभा है। झाओया और अन्य लोग वास्तव में फाइटर दो दान स्तर तक पहुंच गए हैं। लेकिन यह असंभव है, आधे महीने में फाइटर दो डैन तक पहुंचना। ... दोनों शिक्षक मूल्यांकन पर चर्चा कर रहे थे कि अचानक भीड़ में हंगामा मच गया। तुरंत बाद उन्होंने देखा कि झांग जुबान, झाओया और अन्य लोगों के साथ उनके पीछे पीछे आ रहे थे। इस समय झाओया, जेंग्यांग, वांगयांग और अन्य लोग असाधारण रूप से शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे। उनका हर एक हाव भाव शक्तिशाली और डरावना प्रतीत हो रहा था। फाइटर दो दान, युआन ताओ को छोड़कर, जो जुक्सी क्षेत्र की उन्नत अवस्था में है, बाकी सभी लोग पहले ही डेंटियन क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यह शेन बीरू और हान की ऊँगें की आंखें चमक उठीं। भले ही झांग जुबान लाओशी भरोसेमंद न दिखे, फिर भी वे काफी सक्षम लगते हैं। हान की ऊँगें मुस्कुराईं। युआन ताओ को छोड़कर, जो थोड़ा कमजोर है, बाकी सभी के पास जीत का मौका है। शेन बीरू ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी बात पूरी करते करते अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या गलत? अपनी अच्छी दोस्त को ऐसी हालत में देखकर हान की ऊँगें अचंभित रह गई। लूशुन लाओशी और उनके छात्र आ गए हैं। शेन बीरू ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। लू लाओशी, अगर वो अभी जाए तो क्या हुआ? झाओया और बाकी लोग फाइटर दो दान तक पहुंच चुके हैं, इसलिए उनकी जीत की अच्छी संभावना है। हान की ऊँगें मुस्कुराए। तभी उसने अचानक जू होंग, मोशियाओ और बाकी लोगों को लूशुन के पीछे पीछे आते देखा और उसके होंठ सिकुड़ गए। फाइटर तीन दान, उसके सभी छात्र फाइटर तीन दान तक पहुंच चुके हैं। फाइटर तीन दान जेंकी स्तर पर व्यक्ति जेंकी को आगे बढ़ाने की क्षमता प्राप्त करता है और उसकी ताकत 300 किलोग्राम तक पहुंच जाती है। झांग जुबान और उसके छात्र कैसे जीत सकते हैं? दोनों आश्चर्य से जम गए। दो दान और तीन दान के बीच गुणात्मक अंतर होता है। एक दान जुक्सी स्तर पर व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे अपने शरीर के माध्यम से प्रवाहित करता है, जिससे उसका शरीर एक योद्धा के शरीर के समान परिष्कृत हो जाता है और साधना के लिए उपयुक्त हो जाता है। दो दान दांतियान स्तर पर व्यक्ति का शरीर उसके दांतियान में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय करना शुरू कर देता है, जिससे उसका विस्तार होता है। तीन दान झेन की स्तर पर व्यक्ति अपने शरीर में झेन की ऊर्जा को प्रवाहित करने में सक्षम होगा। शारीरिक बनावट, प्रतिक्रिया गति या शक्ति के मामले में इससे पहले के दो स्तर तुलना के लिए बहुत नीचे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि झेन की क्षेत्र में पहुंचने पर जीव का जीवन स्तर पूरी तरह से बदल जाता है। यदि लूशुन के शिष्य पहले साधारण मनुष्य थे, तो वर्तमान में वे बाघों और भेड़ियों के समान शक्तिशाली हैं। ऐसे में झांग जुबान के शिष्य उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अभी कुछ देर पहले जब शेन बीरू और हान की ऊँगें को पता चला कि झाओया और बाकी लोग फाइटर दो दान तक पहुंच गए हैं, तो उन्हें लगा कि झांग जुबान की जीत पक्की है। लेकिन अब हालात देखकर लगता है, अगर वह एक भी मैच जीत जाए तो चमत्कार ही होगा। जीत की कोई संभावना नहीं है। अगर वह जीतना चाहता है तो चमत्कार ही हो। शेन बीरू ने कड़वी मुस्कान दी। पहले वह झांग लाओशी की जीत की उम्मीद रखती थी, लेकिन अब वह ऐसे विचार रखने की हिम्मत नहीं करती। दोनों सुंदरियां अचंभित रह गईं। लड़ाई देख रहे अन्य शिक्षक भी स्तब्ध रह गए। पल भर में पूरा वातावरण शांत हो गया। सभी ने सहानुभूति भरी निगाहों से झांग जुबान की ओर देखा। लूशुन लाओशी से मुकाबला करना, वह तो मुसीबत मोल ले रहा है। फाइटर दो दान बनाम फाइटर तीन दान, एपोथेक्री झांग के लिए जीतना मुश्किल होगा। अन्य शिक्षकों की तरह गिल्ड लीडर ओयांग और औषध विक्रेता डूमान ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाया। वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग स्तर हैं। जीत की कोई उम्मीद नहीं है। लगता है औषध विक्रेता झांग हार जाएगा। अन्य औषध विक्रेताओं ने भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचकर विलाप करते हुए आहें भरीं। मैदान पर झांग जुबान और लूजुन की उपस्थिति मात्र से ही कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि जीत का पलड़ा लूजुन की ओर झुका हुआ है। ... आज नवशिक्षार्थी टूर्नामेंट का दिन है, लेकिन उससे पहले हम शिक्षकों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। लूशुन लाओशी और झांग शुवान लाओशी के बीच शिक्षक मूल्यांकन होगा। शो के दोनों सितारों को आते देख प्रधानाचार्य, जो बहुत लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए थे, द्वंद्व मंच पर खड़े हो गए और उनकी आवाज पूरी अकादमी में गूंज उठी। उनकी बात सुनकर झांग जुबान और लूजुन अपने छात्रों को द्वंद्व युद्ध के मंच पर ले गए और वे दोनों रिंग के किनारे बैठ गए।
शिक्षक मूल्यांकन छात्रों के बीच की लड़ाई है। शिक्षकों को इस लड़ाई में बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है और वे केवल किनारे पर बैठ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से छात्रों के बीच होने वाली प्रतियोगिताएं शिक्षक मूल्यांकन का मात्र एक हिस्सा हैं। इसमें लिखित परीक्षाएं, संभावित मूल्यांकन और इसी तरह की अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं। हालांकि क्योंकि शिक्षक शक्ति को किसी भी चीज से अधिक महत्व देते हैं, इसलिए यदि वे बाद की परीक्षाओं में अपने प्रतिद्वंद्वी पर विजय भी प्राप्त कर लें तो भी यह कोई गौरवशाली विजय नहीं होगी। पहले कौन जाना चाहता है? झांग जुबान ने आसपास की चर्चाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने 5 छात्रों को शांत भाव से देखा। मुझे अनुमति दीजिए। युआन ताओ आगे बढ़ा। झांग जुबान ने सिर हिलाया। अब जब झांग जुबान की सम्राट वंश की शक्ति जागृत हो चुकी है तो उसे दूसरे पक्ष की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। कोंग जी, ऊपर जाओ, अकादमी के उस सबसे बुरे छात्र को हराओ। ये देखकर कि दूसरी पार्टी ने प्रवेश परीक्षा में सबसे आखिरी रैंक वाले व्यक्ति को पहले ही बाहर भेज दिया है, लू शुन ने ठंडे लहजे में उपहास किया। एक रात के व्यक्तिगत प्रशिक्षण के बाद उनके 5 छात्रों ने पहले ही फाइटर 3 दान जैन की प्राथमिक क्षेत्र की साधना को मजबूत कर लिया था और वे अपने शरीर में जैनकी को आगे बढ़ाने के आदी हो चुके थे। उनकी ताकत को देखते हुए फाइटर 2 डैन के कुछ सदस्यों को हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बाद में जब तुम्हें करारी हार का सामना करना पड़ेगा तब मैं देखूंगा कि तुम तीनों गुरुओं के शिष्य बनने के योग्य हो या नहीं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और लू शुन ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। उसकी सारी मेहनत आज के लिए है। जब उसके छात्र सार्वजनिक रूप से झांग जुबान को हरा देंगे तो वह अपमानित होगा, जिससे उसके लिए तीनों गुरुओं का शिष्य बनना असंभव हो जाएगा। तब तक सभी को पता चल जाएगा कि लू शुन होनटेन अकादमी में एक अजय हस्ती है। ... सीनियर कोन, कृपया मुझ पर थोड़ी नरमी बरतें। अपने सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी को घूरते हुए युआन ताओ ने दयनीय भाव से उसकी ओर देखा। देखो मैं कितना मोटा हो गया हूँ, मेरी साधना भी केवल प्रथम दान स्तर की ही है। नरमी बरतो। कोंग जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके मन में कोंग जी के लिए स्पष्ट तिरस्कार था। मैं लड़ाई में कभी किसी पर नरमी नहीं बरतता। या तो हार मान लो या मेरे हाथों रिंग से बाहर निकाल दिए जाओ। अपना फैसला खुद करो। हार मान लूं? अगर मैं हार मान लूं तो झांग लाओशी मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। व्याकुलता भरे चेहरे के साथ युआन ताओ आगे बढ़ा। अगर आप हार स्वीकार नहीं करना चाहते तो रिंग से बाहर निकाले जाने के लिए तैयार रहें। बात इतनी ही सरल है। दूसरे पक्ष द्वारा दिखाई गई कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए कोंग जी ने ठंडे लहजे में उपहास किया। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी कि वो आदमी दया की भीख मांगने लगा। वाकई वो एक सनकी इंसान है। हालांकि इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि झांग लाओशी में कोई प्रतिभा नहीं है। लू लाओशी की जीत निश्चित है। कैसा रहेगा? वैसे भी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तो मुझे नाटक करने दो और हार मानने से पहले तुम्हें कुछ बार पीटने दो। इस तरह झांग लाओशी मुझे दोष नहीं दे पाएगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें 1000 नहीं 500 300 सोने के सिक्के मुआवजे के तौर पर दूंगा। प्रतिद्वंद्वी के ठीक सामने पहुंचकर युआन ताओ ने दबी हुई आवाज में कहा। 300 सोने के सिक्के? नाटक करने के लिए? कोंग जी चौंक गया। क्या सच में तुम्हारे पास इतने सोने के सिक्के हैं? हाँ, देखो। युआन ताओ ने कुछ निकालने के लिए अपना बायां हाथ जेब में डाला। उसी समय कोंग जी ने अनजाने में अपनी नजरें नीचे कर लीं। लेकिन वहां उसका इंतजार सोने के सिक्के नहीं कर रहे थे, बल्कि एक मुक्का सीधे उसकी ओर आ रहा था। मैं उसकी चाल में फंस गया। इस क्षण उसे समझ आया कि ये दूसरे पक्ष की चाल है। युआन ताओ ने बड़ी चालाकी से योजना बनाई थी। पहले कमजोरी का ढोंग करना और दयनीय व्यवहार करना ताकि सामने वाला अपनी दुर्दशा को समझ सके, फिर उसे रिश्वत देकर उसका ध्यान भटकाना और अंत में उस पर छुपकर हमला करना। धिक्कार है। क्या इतना बेशर्म होना जरूरी था? इतने सारे छात्र और प्रतिष्ठित हस्तियां इन्हें देख रही हैं। क्या आप कम से कम अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रख सकते हैं? उसे अपने सीने में घुटन महसूस हुई, लेकिन प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। आंखें सिकोड़ते हुए उसने अपने अंदर एक अविश्वसनीय शक्ति का संचार होते देखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके चेहरे पर असहनीय दर्द फैल गया। उसे तुरंत द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया। अध्याय 215। मैं खो गया हूँ, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आरक्षित सीटों पर वांग चाओ एक आसन पर सीधे बैठे थे और उनके चेहरे पर अभिमान का भाव था। उनकी उपस्थिति ऐसी प्रतीत होती थी मानो कोई भला आकाश को भेद देगा। लगता है झांग जुबान सचमुच निराश है। आमतौर पर लोग पहले मैच में अपने सबसे मजबूत खिलाड़ी को भेजते हैं ताकि पहली लड़ाई जीतकर टीम का मनोबल बढ़ा सकें, लेकिन उसने शुरुआत में ही इस निकम्मे को भेज दिया। क्या वह अपनी हार मान रहा है? सामने के दृश्य को देखकर उत्साहित होकर एल्डर होंग हाओ ने अपनी दाढ़ी सहलाई। झांग जुबान द्वारा अपने होंगटेन पवेलियन में इस्तेमाल की गई नकली सामग्रियों का खुलासा करने के बाद उसका कारोबार ठप हो गया था। दुकान बंद होने की कगार पर थी और वह इस आदमी से बदला लेने के लिए बेताब था। अगर अकादमी को इस मामले के बारे में पता चलने का डर न होता, जिससे वह अपना कारोबार पूरी तरह से ठप कर लेता, तो वह बहुत पहले ही झांग जुबान पर अपना दांव लगा चुका होता। एक फाइटर एक दान एडवांस्ड लेवल के लड़के का मुकाबला एक फाइटर 3 दान प्रतिद्वंद्वी से। ये तो पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई है। वांग चाओ ने गर्व से सिर उठाकर कहा। इसके अलावा कोंग जी बचपन से ही आयरन पाम का अभ्यास कर रहा है, जिससे उसे असाधारण आक्रमण क्षमता प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, वह उन प्रतिभाशाली लोगों में से है जो आक्रामक शैली का उपयोग करते हैं। एक बार जब वह शुरू हो जाए तो युआन ताओ शायद 10 सांसें भी नहीं ले पाएगा और रिंग से बाहर उड़ जाएगा। जुक्सी स्तर के उन्नत चरण में लगभग 90 किलोग्राम की शक्ति होती है, वहीं झेंकी स्तर के प्राथमिक चरण में लगभग 300 किलोग्राम की शक्ति होती है। ये 3 गुना का अंतर है। अगर वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने 3 सांसें भी झेल पाए तो मैं आश्चर्यचकित रह जाऊंगा। बुजुर्ग होंग हाओ मुस्कुराए। सचमुच, अगर कोंग जी शुरू से ही गंभीर हो गया तो वो पलक झपकते ही हार जाएगा। वांग चाओ ने सहमति जताते हुए कहा। लगता है पहला मैच लू शुन का है। बिल्कुल, वास्तव में मुझे लगता है कि लू लाओशी सभी 5 मैच जीतेंगे। इस बार झांग जुबान की करारी हार होगी। एल्डर होंग हाओ ने ठंडे स्वर में नाक सिकुड़ी। दूसरे पक्ष ने उसकी आमदनी का स्रोत नष्ट कर दिया था।
तब से वह उसे कुचलने की तमन्ना रखता था। इसलिए उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से लूशुन को चुना। अगर लूशुन ने हस्तक्षेप न किया होता तो शिक्षक मूल्यांकन होना असंभव था। झांग जुबान को बर्बाद करने के लिए उसके पास कई तरीके हैं। वह हर हाल में उसे होंटियन पवेलियन में किए गए अपने सभी कामों पर पछतावा करवाना चाहता है। ये शुरू हो गया है। ये जाने बिना कि दूसरा पक्ष इन सब बातों के बारे में सोच रहा है, वांग चाओ ने सिर हिलाया और फिर आश्चर्य व्यक्त किया। वांग चाओ को कोंगजी पर पूरा भरोसा है। पिछले दिन उन्होंने लूशुन को इन छात्रों का मार्गदर्शन करने में मदद की थी, इसलिए वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि कम उम्र के बावजूद वे पांचों कितने खतरनाक हैं। कुछ ऐसे लोग जो सबसे अधिक डांटियन स्तर के हैं, उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। क्या ये सपना नहीं है? झांग जुबान से बदला लेने का मौका पाकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि दोनों छात्र एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सीनियर कोन, कृपया मुझ पर थोड़ी नरमी बरतें। अगले ही पल युआन ताओ की विनती हवा में गूंज उठी। ये शब्द सुनकर दोनों के मुंह से मानो लार टपक गई और वे दिल खोलकर हंस पड़े। युआन ताओ की आवाज़ भले ही तेज न हो, लेकिन वे दोनों ही माहिर हैं। अपने तेज कानों से वे उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। मैच शुरू होने से पहले ही प्रतिद्वंदी से डरना, प्रतिस्पर्धा करने का क्या फायदा? लड़ाई से पहले दुश्मन की सेना में भय पैदा करने के मामले में लू लाओशी के छात्र वाकई अविश्वसनीय हैं। एल्डर होंग भाव की आंखें चमक उठीं। क्या आपने देखा? किसी विद्यार्थी को पढ़ाने का सर्वोच्च लक्ष्य उसकी युद्ध क्षमता को प्रभावशाली बनाना नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति से अन्य विद्यार्थियों में भय उत्पन्न करना है। इसे ही तो सच्चा विशेषज्ञ कहते हैं। यही है एक मशहूर शिक्षक की असली ताकत। तुम, एक मामूली निम्न स्तर के शिक्षक, कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। लगता तो यही है कि उस आदमी को अपनी हार मान लेनी चाहिए। बातचीत सुनकर वांग चाओ ने भी सिर हिलाया और अपनी बात कही, लेकिन बोलते बोलते अचानक उसकी आवाज़ रुक गई, मानो किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। क्या गलत? अपनी खुशी में डूबे एल्डर होंग हाओ ने मंच पर चल रही स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस समय दूसरे पक्ष के लहजे में अजीब सी कड़वाहट सुनकर उन्होंने तुरंत अपना सिर उठाकर द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े की ओर देखा। एक ही नज़र में वे लगभग खून से लथपथ हो गए। युआन ताओ, जिसे सब हार मान चुके थे, द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में खड़ा था, अपने कपड़ों से धूल झाड़ रहा था और मंच पर अविश्वसनीय रूप से वीर दिख रहा था। दूसरी ओर शक्तिशाली कोंगजी द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े के नीचे पड़ा था। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गई थीं और यह स्पष्ट था कि वह बेहोश हो गया था। क्या हो रहा है? द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े से बाहर होने का मतलब है तत्काल अयोग्यता। आखिर हुआ क्या था? क्यों? पलक झपकते ही वह नया जैन की क्षेत्र का प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने ही वाला था, अचानक अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाए हुए जमीन पर पड़ा हुआ था। जैसा उन्होंने सोचा था, प्रतियोगिता 3 सांसों से भी कम समय में समाप्त हो गई, लेकिन यह इस तरह क्यों समाप्त हुई? एल्डर होंग हाओ को ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो रहे हों। वो मूर्ख, हैरान होकर वांग चाओ दहाड़ा। अगर वह कर सकता तो उसी क्षण कोंगजी को थप्पड़ मारकर जान से मार देता। तुम्हारी असाधारण आक्रमण शक्ति और साधना को देखते हुए तुमने उससे बात क्यों की? अगर तुमने शुरू से ही उस पर हमला कर दिया होता तो ऐसा नहीं होता। देखो क्या हुआ। इससे पहले कि तुम अपनी लौ हथेली का प्रदर्शन कर पाते, तुम्हें हवा में उछाल दिया गया, इतनी बुरी तरह पीटा गया कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम छुपकर हमला, घिनौना। जू होंग दहाड़ा। क्या कोई इस तरह से अभ्यास करता है? अभी कुछ देर पहले आप हार मानने की बात कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल आपने दूसरे के चेहरे पर मुक्का मार दिया। क्या आप हद से ज्यादा बेशर्म नहीं हो रहे? खेल भावना कहाँ गई? हालांकि इस दृश्य को देखकर जू होंग को वह घटना याद आ गई जब उसने झांग जुबान लाओशी की कक्षा में युद्ध पत्र पहुंचाया था, जिससे उसके होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। ऐसा लगता है कि झांग लाओशी के शिष्यों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे खेल भावना का ज्ञान हो। छुपकर हमला। द्वंद्वयुद्ध तो शुरू हो चुका है। कोई भी चाल चल सकता है, तो इसे छुपकर हमला क्यों कह रहे हो? अगर वह मुझ पर हमला भी करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरे पक्ष की बातों को अनसुना करते हुए युआन ताओ ने अपनी आस्तीनें झटकी और एक माहिर की तरह कोंगजी को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, उसे अपनी कमजोरी के लिए खुद को दोष देना चाहिए। मेरे एक बार को भी सहन न कर पाने से पता चलता है कि वह कितना कमजोर है। कमजोर? कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऐसे छुपकर किए गए हमले का सामना करना किसी के लिए भी असंभव है। छिपे हुए हमलों की इतनी न्यायसंगत बातें करने के बावजूद आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? ... उनकी दृष्टतापूर्ण बातें सुनकर दर्शकों के होंठ सिकुड़ गए। अगर दूसरे लोग छुपकर हमला करके जीत हासिल करते तो उन्हें अपराधबोध होता। फिर भी यह आदमी इतनी बेशर्मी से इसके बारे में बात कर रहा था, मानो ये करना स्वाभाविक हो। बिल्ली, आपकी गरिमा कहाँ है? शिक्षक, क्या इसका मतलब यह है कि यह मेरी जीत है? अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए युआन ताओ ने रेफरी शिक्षक की ओर मुड़कर देखा। ये तुम्हारी जीत है। शिक्षक ने कोंगजी की ओर मुड़कर देखा और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही होश में नहीं आ पाएगा। इसलिए वह युआन ताओ की बातों पर केवल सिर हिलाकर सहमति दे सका। कई वर्षों तक फ्रेशमैन टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका निभाने के बाद यह पहली बार था जब उन्हें इस तरह के मामले का सामना करना पड़ा। यदि युआन ताओ पर छुपकर हमला करने का आरोप लगाया जाए तो द्वंद्वयुद्ध पहले ही शुरू हो चुका होगा। एक तरह से देखा जाए तो कोंगजी का ध्यान भटकना ही उसकी गलती है, इसलिए वह अपनी हार के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकता। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कोई साधारण लड़ाई नहीं है। अपने पहले शिष्य को उठते ही द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े से बाहर कर दिया गया, जिससे वह जीत हाथ से निकल गई जो उसकी होनी चाहिए थी। ये देखकर लूशुन गुस्से से लगभग घुट गया। उसने गोलियां खरीदने में पूरे 3 मिलियन खर्च कर दिए थे। फिर उसने पूरी रात अपनी जैन की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जैन की क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद की। लेकिन उन्हें क्या प्राप्त हुआ? कम से कम आपको दूसरे पक्ष के सामने कुछ देर तो टिकना चाहिए था। अगर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे तो मैं इसे स्वीकार कर लेता, लेकिन जरा सा भी प्रयास किए बिना आपको रिंग से बाहर फेंक दिया गया। लूशुन ने अपनी छाती पकड़ ली और उसे लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही है।
यदि उसने आत्मसंयम न दिखाया होता तो अब उसका शरीर कांप रहा होता। लू लाओशी, हम पहला राउंड हार गए हैं, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जू होंग ने चिंता से पूछा। मो शियाओ, अब तुम्हारी बारी है। अपने दिल में उठ रही जकड़न की अनुभूति को नजरअंदाज करते हुए लू शुन ने कहा। हाँ, मो शियाओ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। भला लहराते हुए वह आगे बढ़ा। झेंग यांग, तुम ऊपर हो। दूसरी पार्टी ने किसे भेजा है, ये देखने के बाद झांग जुवान ने कहा। झेंग यांग ने सिर हिलाया। अपने हाथों में भला लिए हुए वह रिंग में चला गया। दोनों दोस्तों को एक बार फिर रिंग में आमने सामने होना था। लौटते हुए युआन ताओ पर नजर डालते हुए झांग जुवान ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वह युआन ताओ के अचानक हमले का समर्थन कर रहा था, बल्कि बात सिर्फ इतनी थी कि युआन ताओ जुक्सी स्तर का उन्नत साधक था जबकि उसका प्रतिद्वंदी झेंग की स्तर का साधक था। उन दोनों के बीच का अंतर एक स्तर से कहीं अधिक था। युआन ताओ की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह दूसरे पक्ष पर प्रहार नहीं कर सकता तो ये केवल बातें ही होंगी। युआन ताओ जानता था कि उसकी गति ही उसकी कमजोरी है, इसलिए उसने अपने दुश्मन पर हमला करने से पहले दिखावा किया। सच कहें तो कोंग अपनी लापरवाही के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकता था। ... यह मो शियाओ है, इस दौर में तो जीत पक्की है। पहले मैच से लेकर नीचे तक की निराशा को दबाते हुए वांग चाओ की आंखें मो शियाओ को मंच पर कदम रखते देख चमक उठी। वह है। दूसरे पक्ष के आत्मविश्वासपूर्ण बयान को देखकर एल्डर होंग हाओ ने एक अजीब से भाव के साथ वांग चाओ की ओर देखा। मो शियाओ भाला चलाने की कला में माहिर है और वह कभी मेरा शिष्य था। वांग चाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। ज़ेन की स्तर का साधक होने के साथ साथ भाला चलाने की कला में उसकी समझ भी अद्भुत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उसे वांग वंश की भाला चलाने की तीसरी, 7वीं और 28वीं विधा सिखाई है। शीत प्रकाश की शुरुआत, डूबते सूरज के अवशेष और लौटती हुई वंचरिया। एल्डर होंग हाओ की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। भले ही ये तीनों चालें वांग कबीले की भाला चलाने की कला में सबसे शक्तिशाली न हो, फिर भी ये गहन तकनीकें हैं और इनमें असीम शक्ति है। आपने उसे इतनी मूल्यवान भाला चलाने की तकनीकें सिखाई। वांग वंश की भाला चलाने की कला त्यानिक्सुआन साम्राज्य में सबसे बड़ी गुप्त भाला कला के रूप में जानी जाती है और ऐसा कोई भाला चलाने वाला नहीं है जो इसे सीखना न चाहता हो। हालांकि वांग चोंग और वांग चाओ ने ये कौशल कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सिखाए। यही कारण है कि भाला चलाने की तकनीक का ये सेट दिन ब दिन और भी मूल्यवान होता जा रहा है। अनगिनत लोग इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आमतौर पर एक ही चाल सीखने से व्यक्ति अपने समान साधना स्तर के साथियों के बीच अजेय हो जाता है। लेकिन मो शियाओ ने एक ही बार में 3 चालें सीख ली थीं और वे भी उन्नत स्तर की चालें थीं। बिल्कुल, इसीलिए तो मो शियाओ निश्चित रूप से जीतेगा। मो शियाओ के बारे में बात करते समय वांग चाओ के चेहरे पर न केवल आत्मविश्वास फिर से झलकने लगा बल्कि और भी गहरा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पहले हुई मामूली गड़बड़ का स्थिति पर कोई असर ही नहीं पड़ा हो। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। कोंग जी उनका शिष्य नहीं है। हालांकि वांग चाओ ये जानता था कि वह कमजोर नहीं है, लेकिन उसके व्यक्तित्व के बारे में उसे पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं थी। लेकिन मो शियाओ अलग है। उसके अधीन काम कर चुके वांग चाओ को पता है कि मो शियाओ दृढ़ निश्चय और जिद्दी है। ज़ेग्यांग के लिए छुपकर हमला करके जीत हासिल करना लगभग असंभव है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और उनकी भाला चलाने की कला ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उनके लिए हारना चाहकर भी मुश्किल होगा। वांग चाओ ने भी मो शियाओ के साथ विद्यालय के पहले दिन ज़ेग्यांग से मुलाकात के दौरान उसकी क्षमताओं को देखा था। उसका भाला कमजोर था और उसमें भाला चलाने वाले के लिए आवश्यक तीक्ष्णता नहीं थी। इसलिए उसने उसे अपने प्रशिक्षण से अस्वीकार कर दिया। महज आधे महीने में इस तरह के व्यक्ति का इतना अधिक शक्तिशाली हो जाना असंभव है। इसलिए ज़ेग्यांग के लिए मो शियाओ का मुकाबला करना नामुमकिन है। लाठी के साथ 1 महीना, कृपान के साथ 1 साल और भाले के साथ पूरा जीवन। यदि कोई अपनी भाला चलाने की कला में इतनी तेजी से सुधार कर सकता तो वांग वंश को त्यानिक्सुआन साम्राज्य में भाला चलाने वाला नंबर 1 वंश घोषित नहीं किया जाता। स्पष्टतः लू शुन भी इस तथ्य से अवगत था, इसीलिए उसने मो शियाओ को भेजा था। उसे आशा थी कि मो शियाओ एक शानदार जीत हासिल करेगा और स्थिति को पलट देगा। मो शियाओ, हम फिर से मिल गए। द्वंद्वयुद्ध के मंच पर ज़ेग्यांग ने अपने भले को जमीन पर कसकर रखा जिसकी नोक आकाश की ओर थी। जी हाँ, हम फिर से मिल गए। मो शियाओ ने सिर हिलाया और साथ ही अपना भाला भी ऊपर उठा लिया। बचपन से ही वे दोनों अच्छे दोस्त थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वे ऐसी स्थिति में द्वंद्वयुद्ध के मंच पर मिलेंगे। चलो शुरू करो। ये जानते हुए कि उसके दोस्त के लिए पहल करना मुश्किल होगा, ज़ेग्यांग ने कहा। इसे थोड़ी देर रोकिए, मुझे पहले वार्म अप करने दीजिए। मो शियाओ ने अपना सिर हिलाया। कुछ कदम पीछे हटते हुए उसके शरीर में ज़ेन की ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई और उसने वांग चाओ से सीखी हुई तीनों चालों को सहजता से अंजाम दिया। वो भाले से निकलने वाली बिजली की तरंगें चारों दिशाओं में फैल गईं जिससे दर्शकों के बाल उड़ने लगे। वह आदमी क्या कर रहा है? अगर वह अभी 3 भाला चलाने की कला का प्रदर्शन करता है तो क्या वह दूसरे पक्ष को यह नहीं बता रहा है कि वह वांग कबीले की भाला चलाने की कला जानता है? अगर दूसरा पक्ष उसकी उन 3 चालों से बचाव कर ले तो वह कैसे लड़ेगा? मो शियाओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सीधे युद्ध में नहीं कूदा और इसके बजाय वार्म अप के रूप में अपनी भाला चलाने की कला का प्रदर्शन किया, जिससे एल्डर होंग हाओ हैरान रह गए। यदि कोई पक्ष युद्ध से पहले ही अपने तुरुप के पत्ते दिखा दे तो क्या दूसरा पक्ष उससे सावधान नहीं हो जाएगा? हे, चिंता मत करो, वांग चोंग हंसते हुए बोला। आत्मविश्वास और गर्व से भरे चेहरे के साथ उसने कहा, वांग वंश की भाला चलाने की कला का मुकाबला करना नामुमकिन है। ये चालें तो सालों से चली आ रही हैं। कई लोगों ने इनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इन्हें समझकर इनका मुकाबला नहीं कर पाया। मो शियाओ की हरकत सही है, वह जानबूझकर दूसरे पक्ष को ये चालें दिखा रहा है ताकि उस पर दबाव बना सके। इसके बाद वह वांग वंश की भाला चलाने की कला को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हाँ, शायद ऐसा ही हो। एल्डर होंग हाओ ने सिर हिलाया। वांग कबीले की भाला चलाने की कला कई वर्षों से प्रचलित है, लेकिन अंतर्निहित ज़ेन की परिसंचरण विधि को सीखे बिना चाहे आप कितनी भी सजीव नकल कर लें, इस चाल को अंजाम देना असंभव है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि
इसका कोई प्रतिकार नहीं है। अगर इसका मुकाबला किया जा सकता तो वांग चोंग इतने प्रसिद्ध नहीं होते। द्वंद्वयुद्ध के अखाड़े में मोशियाओ ने वांग कबीले की भला चलाने की तीनों चालों को पूरी तरह से अंजाम दिया और इस तरह अपना वार्म अप पूरा किया। ठीक है, अब वह शायद वांग कबीले की भला चलाने की कला का प्रदर्शन करने वाला है। वांग चाओ एक बार फिर मुस्कुराया। वह मोशियाओ की और तारीफ करने ही वाला था और जेंग यांग को बुरी तरह पिटते हुए देखने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि मोशियाओ ने आह भरते हुए अपने हाथों में पकड़ा भाला जमीन पर गिरा दिया। भले ही मैं जेंग की स्तर तक पहुंच गया हूं, लेकिन मैं तुम्हारे उस भले का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। क्या? वांग चाओ का शरीर कांप रहा था। लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। हार क्यों मान रहे हो? यदि हार स्वीकार करनी ही पड़े तो वह प्रतिद्वंद्वी ही होना चाहिए। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? सामने खड़े लू शुन भी लड़खड़ा गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।